सोचो, अगर तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी पूरी दुनिया एक छोटे से यंत्र में बंद करके उसे अनंत अंधेरे में भेज दिया जाए, जहां ना समय का एहसास हो, ना दूरी का, और वो संदेश करोड़ों साल तक सफर करता रहे। यही है वॉयेजर की कहानी। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। जब इंसान ने अपनी सीमाएं तोड़ी, इंसान हमेशा से आसमान को देखता आया है, लेकिन 1977 में पहली बार उसने आसमान को सिर्फ देखा नहीं, उसे छूने की कोशिश की। नासा ने शुरू किया वॉयेजर प्रोग्राम। ये मिशन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये था इंसान का पहला कदम अनंत की तरफ। 2 स्पेसक्राफ्ट, 2 अलग रास्ते, लेकिन एक ही मंजिल, जानना कि हम अकेले हैं या नहीं। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, एक दुर्लभ मौका। 175 साल में एक बार। वॉयेजर मिशन कोई आम लॉन्च नहीं था, ये एक ऐसे मौके पर आधारित था जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार आता है। सौर मंडल के बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एक सीध में आ गए थे। इसका मतलब था वॉयेजर इन ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बिना ज्यादा फ्यूल के एक के बाद एक ग्रह तक पहुंच सकता था। ये टेक्निक, ग्रेविटी असिस्ट, ने इस मिशन को असंभव से संभव बना दिया। वॉयेजर एक अकेला वैज्ञानिक। वॉयेजर कोई इंसान नहीं है, लेकिन जो काम वो कर रहा है वो किसी भी इंसान से कम नहीं। उसके पास है आंखें, कैमरास, कान, सिग्नल रिसीवर्स और दिमाग, कंप्यूटर्स। वो देख सकता है, महसूस कर सकता है और हमें बता सकता है कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे वॉयेजर सूरज से दूर जाता है, वैसे वैसे रोशनी कम होती जाती है, लेकिन वॉयेजर रुकता नहीं, क्योंकि उसके पास है आरटीजी, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाता है, यानी अंधेरा जितना बढ़ता है वॉयेजर उतना ही मजबूत होता जाता है। गोल्डन रिकॉर्ड, जब इंसान ने खुद को भेजा, वॉयेजर के अंदर रखा गया। गोल्डन रिकॉर्ड सिर्फ एक डिस्क नहीं है, ये है इंसान का दिल, उसकी आत्मा, उसकी कहानी। इसमें एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज, एक मां का प्यार, इंसानों की हंसी और प्रकृति की धड़कन। संगीत जो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ता है, भाषाएं जो अलग अलग देशों को एक बनाती है, और एक मैसेज, हेलो फ्रॉम अर्थ। एक गहरा सवाल, हमने ये सब क्यों भेजा? क्योंकि इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो समझा जाना चाहता है। वो चाहता है कि अगर कोई और है तो वो हमें जाने, हमसे जुड़े। लॉन्च एक ऐतिहासिक पल। जब वॉयेजर लॉन्च हुआ तो वो सिर्फ रॉकेट नहीं था, वो था इंसान के सपनों का विस्फोट। आसमान को चीरते हुए वो अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया, और उसी पल इंसान ने अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। दूरी जो सोच से भी परे है। आज वॉयेजर इतनी दूर है कि उसका सिग्नल हम तक आने में 20 घंटे से ज्यादा लेता है। वो अरबों किलोमीटर दूर है और हर सेकंड और दूर जा रहा है। ये दूरी इतनी विशाल है कि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। इंटरस्टेलर स्पेस, जहां सब खत्म हो जाता है, वॉयेजर एक अब पहुंच चुका है। इंटरस्टेलर स्पेस में ये वो जगह है जहां सूरज का प्रभाव खत्म हो जाता है, जहां कोई ग्रह नहीं होता, जहां सिर्फ अंधेरा और रेडिएशन होता है। और वहां एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट अकेला आगे बढ़ रहा है। एक अकेलापन जो डरावना भी है, खूबसूरत भी। सोचो, ना कोई आवाज, ना कोई साथी, बस अनंत सन्नाटा। फिर भी वॉयेजर रुकता नहीं, क्योंकि उसका मकसद उसकी यात्रा से बड़ा है। भविष्य की एक झलक। शायद लाखों साल बाद कोई एलियन सिविलाइजेशन इस स्पेसक्राफ्ट को पाए और गोल्डन रिकॉर्ड को सुने, तब वो पहली बार इंसान से मिलेगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है। वॉयेजर की ये यात्रा आसान नहीं थी। जब वो पहली बार जुपिटर के पास पहुंचा तो वहां उसने देखा विशाल तूफान, अजीब एनर्जी पैटर्न्स और एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह समझ नहीं आए। वॉयेजर और जुपिटर
पहला सामना जिसने ब्रह्मांड की सच्चाई बदल दी। अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब वॉयेजर जुपिटर के पास पहुंचा तो वहां की खामोशी भी जैसे चिल्ला रही थी। एक तरफ इंसान की बनाई हुई एक छोटी सी मशीन वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रह जो अपने अंदर एक पूरा तूफान समेटे हुए था। जुपिटर ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये था इंसान और ब्रह्मांड के बीच पहला असली टकराव। जुपिटर गैस का दानव, रहस्यों का घर। जुपिटर को हम गैस जायंट कहते हैं, लेकिन असल में ये एक अराजक दुनिया है। इसका डायामीटर पृथ्वी से 11 गुना बड़ा, मास इतना कि पूरे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह मिलकर भी उससे कम है। कोई सॉलिड सरफेस नहीं, सिर्फ लेयर्स ऑफ गैस। जैसे जैसे अंदर जाओ, प्रेशर इतना बढ़ता है कि गैस लिक्विड में बदलने लगती है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करता है। यानी जुपिटर के अंदर एक अजीब अनजानी दुनिया छुपी है। ग्रेट रेड स्पॉट, एक तूफान जो कभी नहीं थमता। वॉयेजर ने जो सबसे शॉकिंग चीज देखी वो थी ग्रेट रेड स्पॉट। ये कोई छोटा मोटा स्टॉर्म नहीं है, ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। 300 प्लस सालों से लगातार चल रहा है। इसकी हवाओं की गति 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। वॉयेजर के कैमरास ने पहली बार इस तूफान की डिटेल्ड इमेजेस भेजी। घूमता हुआ, गरजता हुआ, जैसे जुपिटर की आंख हो, एक ऐसी आंख जो सदियों से ब्रह्मांड को देख रही है। बिजली जो धरती से भी ज्यादा खतरनाक। वॉयेजर ने जुपिटर पर लाइटनिंग भी डिटेक्ट की, लेकिन ये कोई साधारण बिजली नहीं थी। ये अर्थ की लाइटनिंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। पूरी एटमॉस्फेयर को रोशन कर देती थी। सोचो, एक ऐसा तूफान जहां हर कुछ सेकंड में पूरी दुनिया चमक उठती हो। आयो आग का नरक। जब वॉयेजर ने जुपिटर के मून आयो को देखा तो साइंटिस्ट्स हैरान रह गए। सैकड़ों एक्टिव वॉल्केनोज, लावा फाउंटेन्स जो स्पेस तक पहुंच रहे थे। सतह हर समय बदल रही थी। यह सौरमंडल का सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट निकला। इसका मतलब था अंतरिक्ष में डेड वर्ल्ड्स भी जिंदा हो सकते हैं। यूरोपा, बर्फ के नीचे छुपा रहस्य। फिर आया एक और चौंकाने वाला मून यूरोपा। ऊपर से ये शांत और सफेद लगता है, लेकिन वॉयेजर ने दिखाया इसकी सतह पर लंबी लंबी दरारें हैं, जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया इसके नीचे एक ग्लोबल ओशन हो सकता है जो पूरी पृथ्वी के समुद्रों से भी बड़ा हो। और अगर पानी है तो शायद जीवन भी हो सकता है। जुपिटर का इनविजिबल जाल। जुपिटर के चारों तरफ एक अदृश्य खतरा फैला हुआ है। उसका मैग्नेटिक फील्ड ये इतना शक्तिशाली है कि रेडिएशन बेल्ट्स बना देता है जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वॉयेजर को इस डेडली जोन से गुजरना पड़ा। हर पल उसके सिस्टम्स खतरे में थे, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। ग्रेविटी असिस्ट। जब जुपिटर बना सहारा, वॉयेजर का मिशन सिर्फ जुपिटर तक नहीं था, उसे आगे जाना था। और यहां जुपिटर ने निभाई सबसे बड़ी भूमिका। अपनी ग्रेविटी से वॉयेजर को एक जबरदस्त स्लिंगशॉट बूस्ट दिया। इससे उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई और वो सैटर्न की तरफ निकल पड़ा। अगर ये मैन्यूवर फेल हो जाता तो पूरा मिशन यही खत्म हो सकता था। एक एनकाउंटर जिसने सोच बदल दी। जुपिटर के पास से गुजरने के बाद वॉयेजर ने हमें यह सिखाया, अंतरिक्ष शांत नहीं है, हर जगह एक्टिविटी है, हर प्लैनेट एक नई कहानी है। हमने सोचा था कि हम जानते हैं, लेकिन सच ये था हम अभी शुरुआत में हैं। एक गहरा एहसास। सोचो, इतनी विशाल दुनिया, इतने रहस्य, और हम एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले इंसान। फिर भी हमने ये सब देखने की हिम्मत की, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। जुपिटर पीछे छूट चुका है, अब वॉयेजर जा रहा है एक और खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी ग्रह की तरफ। सैटर्न, उसके रिंग्स जो दूर से सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। वॉयेजर और सैटर्न, खूबसूरती के पीछे छुपा अनंत रहस्य। दूर से सैटर्न एक सपना लगता है, एक ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर चमकते हुए रिंग्स हैं, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक परफेक्ट कला बना दी हो।
लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, और वॉयेजर जब इसके करीब पहुंचा तो उस सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। जुपिटर के बाद एक नई चुनौती, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के ग्रेविटी बूस्ट के बाद अब और तेज हो चुके थे। उनकी दिशा तय थी, सैटर्न। लेकिन इस बार सामने सिर्फ एक ग्रह नहीं था, सामने था एक चलता फिरता जाल जिसके बीच से गुजरना था। रिंग्स, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक घेरा। सैटर्न के रिंग्स को जब हम दूर से देखते हैं तो वो स्मूथ और साफ दिखते हैं, लेकिन वॉयेजर ने जब उन्हें करीब से देखा तो सच सामने आया। ये रिंग्स सॉलिड नहीं है, ये अरबों खरबों पार्टिकल से बने हैं। हर पार्टिकल अपनी स्पीड और डायरेक्शन में घूम रहा है। कुछ पार्टिकल्स रेत के कण जितने छोटे, कुछ कार जितने बड़े, और कुछ पहाड़ जितने विशाल। सोचो, अगर तुम उस सिस्टम के बीच में खड़े हो तो हर तरफ से बर्फ और पत्थर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहे होंगे। ये एक कॉस्मिक बुलेट स्टॉर्म था, वॉयेजर का सबसे खतरनाक पल। वॉयेजर को इन रिंग्स के बीच से गुजरना था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी, साइंटिस्ट्स को रिंग्स की एग्जैक्ट डेंसिटी नहीं पता थी। अगर पार्टिकल्स ज्यादा होते तो स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसलिए नासा ने एक रिस्की डिसीजन लिया। वॉयेजर को ऐसे पाथ पर भेजा गया जहां पार्टिकल्स कम होने की उम्मीद थी। ये एक गैम्बल था। हर सेकंड वॉयेजर खतरे में था, लेकिन वो बच गया। और यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार सैटर्न के दिल के इतने करीब से गुजरकर जिंदा वापस डेटा भेजा। सैटर्न शांत दिखने वाला तूफान। सैटर्न जुपिटर जितना वायलेंट नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है। वॉयेजर ने रिवील किया, हवाएं 1800 किलोमीटर पर आवर तक, स्टॉर्म्स जो पूरे प्लैनेट को घेर सकते हैं, क्लाउड्स जो लगातार शेप बदलते हैं, और सबसे अजीब, नॉर्थ पोल का हेक्सागोन स्टॉर्म। ये एक परफेक्ट 6 साइडेड शेप है जो नेचर में लगभग इम्पॉसिबल लगता है। आज भी साइंटिस्ट्स इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए हैं। टाइटन, जहां रहस्य और गहरा हो जाता है। सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन। वॉयेजर ने जब टाइटन को देखा तो उसे एक पूरी तरह अलग दुनिया मिली। इसकी एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, नाइट्रोजन और मीथेन से भरी हुई। सरफेस पूरी तरह ऑरेंज हैज में छुपी हुई। वॉयेजर सरफेस को देख ही नहीं पाया, जैसे टाइटन अपनी सच्चाई छुपा रहा हो। क्या टाइटन पर जीवन हो सकता है? टाइटन ने साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मीथेन लेक्स और रिवर्स की संभावना है। एनवायरनमेंट अर्ली अर्थ जैसा हो सकता है, यानी यहां लाइफ का एक अलग फॉर्म हो सकता है। शायद ऐसा लाइफ जो पानी पर नहीं बल्कि मीथेन पर डिपेंड करता हो। वॉयेजर एक फैसला जिसने सब बदल दिया। यहां नासा के सामने एक बड़ा डिसीजन था। क्या वॉयेजर 1 को आगे यूरेनस और नेपच्यून की तरफ भेजा जाए, या टाइटन को करीब से एक्सप्लोर कराया जाए? उन्होंने चुना टाइटन। वॉयेजर 1 को टाइटन के पास भेजा गया। इससे उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल गई और वो सोलर सिस्टम के प्लेन से बाहर निकल गया। यानी वॉयेजर 1 की डेस्टिनी बदल गई। अब वो प्लैनेट्स एक्सप्लोर नहीं करेगा, बल्कि सीधे इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ेगा। वॉयेजर 2 एक लंबी यात्रा का यात्री। दूसरी तरफ वॉयेजर 2 ने अपनी ओरिजिनल जर्नी जारी रखी और आगे बढ़ा यूरेनस, नेपच्यून, यानी वो बना इतिहास का सबसे दूर तक जाने वाला एक्सप्लोरर। एक गहरी सच्चाई सैटर्न ने हमें सिखाया, जो चीजें सुंदर दिखती हैं वो हमेशा सेफ नहीं होती। ब्रह्मांड एक साथ खूबसूरत भी है और खतरनाक भी, कल्पना से परे। सोचो, अगर तुम सैटर्न के रिंग्स के बीच खड़े हो, चारों तरफ घूमते हुए बर्फ के टुकड़े, दूर टाइटन का ऑरेंज ग्लो और पीछे एक विशाल गैस ग्रह। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर इंसान अपनी छोटी सी दुनिया को भूल जाए। वॉयेजर अब और भी दूर। सैटर्न के बाद वॉयेजर अब सौरमंडल के किनारों की ओर बढ़ रहा है, जहां रोशनी कम होती जा रही है, तापमान गिरता जा रहा है और रहस्य और गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन असली अजीब दुनिया अभी बाकी है।
अब वॉयेजर 2 जा रहा है यूरेनस की ओर, एक ऐसा ग्रह जो साइडवेज घूमता है, जहां दिन और रात सालों तक चलते हैं और जो बाकी सभी प्लैनेट से अलग। भाग 4, वॉयेजर और यूरेनस। एक खामोश दुनिया का रहस्य। कुछ दुनिया ऐसी होती है जो शोर से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से डराती है, जहां कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। सैटर्न के बाद अब सिर्फ एक ही यात्री बचा था, वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 तो पहले ही अपना रास्ता बदलकर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल चुका था। अब वॉयेजर 2 अकेला अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। उसका अगला पड़ाव था यूरेनस। पहली झलक, एक रहस्यमयी नीला गोला। जब वॉयेजर 2 ने यूरेनस को पहली बार देखा तो साइंटिस्ट्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जहां जुपिटर और सैटर्न डायनामिक और वायलेंट दिखते थे, यूरेनस था शांत, स्मूथ, लगभग फीचरलेस। एक हल्का नीला गोला, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक ठंडी सांस छोड़ दी हो। नीला रंग, लेकिन वजह खतरनाक। यूरेनस का रंग सिर्फ सुंदर नहीं है, उसके पीछे साइंस छुपी है। इसकी एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है। मीथेन रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें यूरेनस नीला दिखाई देता है। लेकिन इस नीले रंग के पीछे छुपा है एक फ्रीजिंग कोल्ड वर्ल्ड, जहां टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साइडवेज प्लैनेट, एक असंभव सच। यूरेनस की सबसे शॉकिंग बात, ये सीधा नहीं घूमता, ये लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, यानी ये अपनी साइड पर लेटा हुआ है। अब सोचो, अगर अर्थ ऐसा होता तो एक जगह पर सूरज 40 साल तक डूबता ही नहीं और फिर 40 साल तक उगता ही नहीं। यूरेनस पर यही होता है। पोल्स पर 42 साल दिन और 42 साल रात। ये सिर्फ अजीब नहीं, ये एक्सट्रीम है। खामोशी जो डराती है। वॉयेजर को यूरेनस पर ज्यादा स्टॉर्म्स या एक्टिविटी नहीं दिखी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। इतना शांत क्यों है? क्या ये सच में शांत है या फिर सब कुछ उसकी गहराइयों में छुपा हुआ है? आइस जायंट, एक अलग दुनिया। यूरेनस को आइस जायंट कहा जाता है, लेकिन यहां आइस का मतलब ठोस बर्फ नहीं है। यहां पानी, HO, अमोनिया, NH, मीथेन, CH, ये सब हाई प्रेशर में एक अजीब फ्लूइड स्टेट में होते हैं। यानी यूरेनस के अंदर एक स्ट्रेंज ओशन लाइक वर्ल्ड हो सकता है, जो ना लिक्विड है ना सॉलिड। रिंग्स जो दिखते ही नहीं। सैटर्न के रिंग्स तो फेमस है, लेकिन यूरेनस के रिंग्स जैसे इनविजिबल हो। वॉयेजर ने रिवील किया, ये बहुत डार्क है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते और बहुत थिन है। यानी ये रिंग्स खुद को छुपाए रखते हैं, जैसे यूरेनस अपने सीक्रेट्स किसी को दिखाना ही नहीं चाहता। मिरांडा, एक टूटी हुई कहानी। वॉयेजर 2 का सबसे शॉकिंग डिस्कवरी। मिरांडा एक नॉर्मल मून नहीं है, इसकी सरफेस पैची है, जैसे अलग अलग टुकड़े जोड़ दिए गए हों। जायंट क्लिफ्स, वरोना रूप्स, जो एवरेस्ट से भी कई गुना ऊंचे हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा कभी टूट गया था और फिर दोबारा जुड़ गया, लेकिन कैसे? ये आज भी एक मिस्ट्री है। मैग्नेटिक फील्ड जो नियम नहीं मानता। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंज है। ये सेंटर में नहीं है, एक्सिस टिल्टेड है और इरेगुलर है। इसका मतलब ये अर्थ या जुपिटर जैसा बिहेव नहीं करता। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसे और रहस्यमयी बना देती है। वॉयेजर अब सच में अकेला। अब वॉयेजर 2 सोलर सिस्टम के किनारे की ओर बढ़ रहा था, जहां सूरज बस एक चमकता बिंदु है, रोशनी बहुत कमजोर है और तापमान एक्सट्रीम कोल्ड है। ये वो जगह है जहां इंसान की मौजूदगी लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन वॉयेजर अब भी वहां है, एक गहरा एहसास। सोचो, इतनी दूर, इतना अंधेरा, इतनी खामोशी, फिर भी एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए डेटा भेज रहा है, जैसे वो कह रहा हो, मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। यूरेनस, एक अनसुलझी पहेली। वॉयेजर ने यूरेनस को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं पाया, और यही उसकी खासियत है। ये एक ऐसा ग्रह है जो हमें याद दिलाता है, हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। लेकिन अब सबसे खतरनाक जगह आने वाली है। वॉयेजर 2 अब जा रहा है
नेपच्यून की ओर, एक ऐसा ग्रह जहां हवाएं 2000 किलोमीटर पर आवर से भी तेज है, जहां तूफान सबसे भयानक है और जहां अंधेरा सबसे गहरा है। भाग 5 वॉयेजर और नेपच्यून, अंधेरे का सम्राट, जहां रोशनी खत्म होने लगती है, जहां सूरज सिर्फ एक दूर चमकता हुआ बिंदु रह जाता है। वहीं से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जो जितनी ठंडी है उतनी ही हिंसक। यूरेनस को पीछे छोड़ने के बाद वॉयेजर 2 अब सौर मंडल के आखिरी बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। नेपच्यून ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये था वॉयेजर की प्लैनेटरी जर्नी का अंतिम अध्याय। नेपच्यून, एक ठंडी, अंधेरी लेकिन जिंदा दुनिया। पहली नजर में नेपच्यून एक शांत, गहरे नीले रंग का गोला लगता है, लेकिन यह धोखा है। वॉयेजर 2 ने रिवील किया डायनामिक क्लाउड्स, रैपिडली चेंजिंग वेदर, वायलेंट स्टॉर्म्स। ये ग्रह डेड नहीं था, ये जीवित और उग्र था। ग्रेट डार्क स्पॉट, अंधेरे की आंख। वॉयेजर ने नेपच्यून पर देखा ग्रेट डार्क स्पॉट। ये एक मैसिव स्टॉर्म सिस्टम था, आकार लगभग पृथ्वी जितना। शेप और पोजीशन लगातार बदलती रहती थी। सबसे रहस्यमयी बात, कुछ साल बाद ये स्टॉर्म गायब हो गया, यानी ये परमानेंट नहीं था। ये एक जन्म लेने और खत्म होने वाला तूफान था। हवाएं जो कल्पना से भी तेज है। नेपच्यून की हवाएं पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज है। स्पीड 2000 किलोमीटर H+, कुछ एस्टिमेट्स में इससे भी ज्यादा। ये स्पीड साउंड के करीब पहुंच जाती है। अब सोचो, इतनी दूर, इतनी कम सोलर एनर्जी, फिर भी इतनी तेज हवाएं। ये आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा मिस्ट्री है। सबसे ठंडी जगह लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी। नेपच्यून का टेम्परेचर लगभग -220 डिग्री सेल्सियस। यहां सूरज की एनर्जी बहुत कम पहुंचती है, फिर भी स्टॉर्म्स लगातार बनते हैं। एटमॉस्फेयर हाइपर एक्टिव है। ये कॉन्ट्रडिक्शन बताता है नेपच्यून के अंदर कोई इंटरनल एनर्जी सोर्स है। रिंग्स, अधूरी और टूटी हुई संरचना। वॉयेजर ने नेपच्यून के रिंग्स को भी देखा, लेकिन ये परफेक्ट नहीं थे। ये थे डार्क, फेंट और अनइवन। कुछ हिस्सों में डेंस आर्क्स थे, जैसे कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ट्राइटन, एक उल्टी दिशा की कहानी। नेपच्यून का सबसे बड़ा मून ट्राइटन वॉयेजर के लिए यह सबसे बड़ा सरप्राइज था। ट्राइटन नेपच्यून के उल्टे डायरेक्शन में घूमता है। इसका मतलब ये ओरिजिनली नेपच्यून का हिस्सा नहीं था। शायद ये एक कैप्चर्ड ड्वार्फ प्लैनेट है। क्रायोवोल्केनोज, बर्फ के ज्वालामुखी। वॉयेजर ने ट्राइटन पर देखा नाइट्रोजन गाइजर्स, सरफेस से गैस और आइस एक्सप्लोड होते हैं, ब्लैक प्लूम्स बनते हैं और जमीन पर डार्क स्ट्रीक्स छोड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही इनक्रेडिबल है। जहां अर्थ पर लावा बहता है, वहां ट्राइटन पर बर्फ बहती है। जीवन की एक अलग संभावना। ट्राइटन पर कंडीशंस एक्सट्रीम है, लेकिन एनर्जी मौजूद है। केमिकल प्रोसेसेस एक्टिव है। इसका मतलब लाइफ की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद यहां लाइफ का कोई ऐसा रूप हो जो हमारी समझ से बिल्कुल अलग हो। वॉयेजर अब सौर मंडल के किनारे पर। नेपच्यून के बाद वॉयेजर के सामने कोई प्लैनेट नहीं बचा। अब उसकी यात्रा हीलियोस्फेयर के किनारे की ओर और फिर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर। एक ऐतिहासिक उपलब्धि। वॉयेजर 2 पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने नेपच्यून को एक्सप्लोर किया, पहला जिसने इतने दूर तक जर्नी की, और शायद बहुत समय तक आखिरी भी रहेगा। अब आगे सिर्फ अनंत। अब वॉयेजर किसी डेस्टिनेशन की ओर नहीं जा रहा, कोई मिशन टारगेट नहीं है, वो बस आगे बढ़ रहा है अनंत अंधेरे में। एक गहरी सोच। सोचो, हमने एक मशीन बनाई, उसे अंतरिक्ष में भेजा, और आज वो हमसे अरबों किलोमीटर दूर है, फिर भी हमसे बात कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा की ताकत है। एक अकेला संदेश। वॉयेजर के अंदर अभी भी गोल्डन रिकॉर्ड है। अगर कभी कोई सिविलाइजेशन इसे पाए तो वो सुनेगा हमारी आवाज, हमारी भाषा, हमारी दुनिया, और शायद पहली बार इंसान से मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा पल आने वाला है। वॉयेजर अब पहुंचने वाला है हीलियोपोस, जहां सोलर सिस्टम खत्म होता है
और उसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस, जहां कोई सीमा नहीं है। भाग 6, वॉयेजर सौरमंडल से बाहर, अनंत की दहलीज पर इंसान। एक समय था जब इंसान आसमान को देखकर सोचता था, वहां क्या होगा। आज हमने वहां तक पहुंचकर यह सवाल बदल दिया है, वहां से आगे क्या है। नेपच्यून के बाद वॉयेजर की यात्रा किसी ग्रह की नहीं रही, अब वो जा रहा था सीमाओं से परे, सौरमंडल, जहां से सब शुरू हुआ। हम सोचते हैं कि सौरमंडल वही खत्म हो जाता है जहां प्लैनेट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन असल में सूरज का प्रभाव बहुत दूर तक फैला हुआ है। सोलर वाइंड एक लगातार बहने वाली ऊर्जा की धारा जो पूरे सौरमंडल को एक बबल की तरह घेरती है। इस बबल को कहते हैं हीलियोस्फेयर। ये हमें बाहरी खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। ये हमारी कॉस्मिक शील्ड है और इसकी एक सीमा होती है, टर्मिनेशन शॉक, पहली चेतावनी। जैसे जैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आगे बढ़े, उन्हें मिला पहला संकेत, टर्मिनेशन शॉक। ये वो जगह है जहां सोलर वाइंड की स्पीड अचानक स्लो हो जाती है, क्योंकि सामने इंटरस्टेलर मीडियम का दबाव होता है, जैसे दो हवाएं टकरा रही हों। वॉयेजर ने यहां डिटेक्ट किया अचानक एनर्जी चेंजेस, पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस। ये एक शॉक वेव जैसा था। हीलियोशीथ एक उथल पुथल भरी सीमा। टर्मिनेशन शॉक के बाद वॉयेजर एक ऐसे जोन में प्रवेश कर गया जो पूरी तरह स्टेबल नहीं था। हीलियोशीथ, यहां पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में घूमते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ट्विस्ट होते हैं, एनर्जी अनप्रेडिक्टेबल होती है, जैसे वॉयेजर एक इनविजिबल तूफान के बीच से गुजर रहा हो। हीलियोपोस आखिरी दरवाजा। फिर आया वो पल जो इंसान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हीलियोपोस, ये है सौरमंडल की असली सीमा, जहां सोलर वाइंड खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। 2012 जब इंसान ने सीमा पार की, साल 2012 वॉयेजर 1 ने इस सीमा को पार कर लिया और पहली बार कोई मानव निर्मित ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल से बाहर चला गया। ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं थी, ये था इंसान का पहला कदम अनंत में, इंटरस्टेलर स्पेस, जहां सब कुछ बदल जाता है। अब वॉयेजर 1 एक नई दुनिया में था, इंटरस्टेलर स्पेस। यहां सूरज का प्रभाव लगभग खत्म, कॉस्मिक रेज ज्यादा पावरफुल, पार्टिकल्स पूरी तरह अलग बिहेवियर दिखाते हैं। ये खाली स्पेस नहीं है, ये एक अलग एनवायरनमेंट है जिसे हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। सिग्नल जो समय को चुनौती देता है। वॉयेजर आज भी अर्थ से बात करता है, लेकिन सिग्नल को आने में 20-22 घंटे लगते हैं। पावर धीरे धीरे कम हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद हो रहे हैं। फिर भी हर सिग्नल एक मैसेज है, मैं अभी भी जिंदा हूं। वॉयेजर 2 दूसरा यात्री। वॉयेजर 2 ने 2018 में हीलियोपोस क्रॉस किया। अब दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में है। एक गहरा सवाल, अब जब वॉयेजर सौरमंडल से बाहर है, आगे क्या है? क्या कोई दूसरी सिविलाइजेशन? क्या कोई नया सिस्टम? या सिर्फ एंडलेस डार्कनेस? गोल्डन रिकॉर्ड, इंसान की आखिरी पहचान, वॉयेजर के अंदर अभी भी है। गोल्डन रिकॉर्ड, इसमें है हमारी आवाज, हमारी भाषा, हमारा संगीत, हमारी पहचान। अगर कोई एलियन इसे पाए तो वो पहली बार इंसान से मिलेगा। एक अकेला सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। वॉयेजर अब किसी मिशन के लिए नहीं चल रहा, किसी डेस्टिनेशन की ओर नहीं जा रहा, वो बस आगे बढ़ रहा है, लाखों करोड़ों सालों तक। कल्पना करो, एक दिन वॉयेजर किसी दूसरे तारे के पास पहुंचे, कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे पाए और गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करे। तब इंसान की आवाज पहली बार किसी और दुनिया में गूंजेगी। लेकिन एक सच्चाई भी है, वॉयेजर हमेशा नहीं चलेगा। उसकी पावर खत्म हो जाएगी, उसका सिग्नल बंद हो जाएगा और फिर वो एक साइलेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो अनंत में तैरता रहेगा। क्या ये अंत है या शुरुआत? वॉयेजर का मिशन खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी नहीं, क्योंकि उसने साबित किया इंसान की सीमाएं सिर्फ उसकी सोच तक ही होती है।
भाग 7 वॉयजर का भविष्य, जब खामोशी भी कहानी बन जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयजर की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ना कोई सिग्नल, ना कोई जवाब। लेकिन क्या आवाज का खत्म होना कहानी का खत्म होना होता है, या फिर वही कहानी की अमरता की शुरुआत होती है? अब वॉयजर कहाँ है? आज वॉयजर 1 और वॉयजर 2 हमारी दुनिया से इतनी दूर है कि अर्थ सिर्फ एक याद बन चुकी है। सूरज सिर्फ एक चमकता हुआ तारा दिखता है और सौरमंडल पीछे छूट चुका है। अब वे हैं इंटरस्टेलर स्पेस के यात्री। ऊर्जा की आखिरी कहानी। वॉयजर के अंदर का पावर सोर्स आरटीजी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये कोई अचानक बंद होने वाली चीज नहीं है, ये एक धीमी मौत है। हर साल पावर कम, सिस्टम्स एक एक करके बंद, कम्युनिकेशन कमजोर। एक समय आएगा जब ट्रांसमीटर बंद, सिग्नल खत्म और वॉयजर पूरी तरह साइलेंट। ये होगा इंसान की सबसे दूर जाती आवाज का अंत। आखिरी संदेश, एक भावनात्मक पल। कल्पना करो, नासा के साइंटिस्ट्स स्क्रीन पर आखिरी सिग्नल देख रहे हैं। वीक टूटता हुआ, धीरे धीरे फेड होता हुआ, और फिर साइलेंस। ये सिर्फ मशीन का बंद होना नहीं होगा, ये होगा इंसान और उसके सबसे दूर यात्री के बीच आखिरी कनेक्शन का टूटना। खामोशी के बाद क्या? जब सिग्नल खत्म हो जाएगा तो क्या वॉयजर रुक जाएगा? नहीं, वो तब भी आगे बढ़ेगा, अपनी स्पीड बनाए रखेगा, बिना किसी कंट्रोल के यात्रा करेगा। वो बन जाएगा एक अनंत भटकता हुआ साक्षी, एटर्नल ड्रिफ्टर। समय जो सब कुछ मिटा देता है, लेकिन नहीं भी। समय के साथ रेडिएशन वॉयजर को डैमेज करेगा। माइक्रोमीटियोराइट्स उसकी सरफेस को बदलेंगे, पार्ट्स डिग्रेड होंगे, लेकिन स्पेस में डीके बहुत स्लो होता है। इसका मतलब वॉयजर लाखों करोड़ों साल तक सर्वाइव कर सकता है। भविष्य अनंत रास्ते। वॉयजर की जर्नी अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ पॉसिबिलिटीज, वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम के पास से गुजरे, किसी एस्टेरॉयड से टकरा जाए, या हमेशा एम्प्टी स्पेस में घूमता रहे। कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वो रुकेगा नहीं। गोल्डन रिकॉर्ड, इंसान की अमर आत्मा वॉयजर के अंदर रखा है। गोल्डन रिकॉर्ड ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये है हमारी आवाज, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाएं। ये एक सवाल भी है, क्या हम अकेले हैं? अगर कोई इसे पाए, कल्पना करो, लाखों साल बाद एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन वॉयजर को डिटेक्ट करती है। वे उसे कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं और गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करते हैं। पहली आवाज, हेलो, फिर संगीत, फिर हंसी, और पहली बार इंसान की आवाज किसी और दुनिया में गूंजती है। क्या वो हमें समझ पाएंगे? ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। क्या वे हमारी भाषा डिकोड कर पाएंगे? क्या वे हमारी इंटेंशंस समझ पाएंगे? या ये सब उनके लिए मीनिंगलेस सिग्नल्स होंगे? लेकिन एक चीज पक्की है, उन्हें पता चल जाएगा कि हम थे। वॉयजर एक टाइम कैप्सूल नहीं, एक लेगेसी। वॉयजर अब सिर्फ स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये बन चुका है ह्यूमैनिटी का लेगेसी कैरियर। हमारी पूरी कहानी, हमारी पूरी पहचान, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस, सब कुछ एक छोटे से ऑब्जेक्ट में, जो अब अनंत में घूम रहा है। एक अकेलापन जो खाली नहीं है। वॉयजर अकेला है, लेकिन सच में अकेला नहीं, क्योंकि उसके अंदर पूरी मानवता है, एक गहरा एहसास। सोचो, हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हमने अपनी मौजूदगी को अनंत में भेज दिया। ये हमें सिखाता है हमारी सीमाएं हमारी सोच तक है, और हमारी सोच अनंत है। अंत या अमरता, वॉयजर का सिग्नल खत्म होगा, लेकिन उसकी कहानी नहीं, उसका संदेश नहीं, उसका अस्तित्व नहीं। वो हमेशा रहेगा, एक अंतिम कल्पना। करोड़ों साल बाद कोई उसे पाए, गोल्डन रिकॉर्ड को सुने और समझे, तब इंसान इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। एपिलॉग। वॉयजर के बाद इंसान का अगला कदम अनंत की ओर। वॉयजर की कहानी खत्म नहीं हुई, उसने बस एक दरवाजा खोला है। अब सवाल ये नहीं है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, सवाल ये है
हम कितनी दूर जाना चाहते हैं? वॉयेजर एक शुरुआत, अंत नहीं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, इनका मिशन खत्म हो सकता है, लेकिन इनका इंपैक्ट कभी खत्म नहीं होगा। अब अगला कदम क्या है? वॉयेजर ने हमें सिखाया हम सौर मंडल से बाहर जा सकते हैं, हम अनंत में कदम रख सकते हैं। अब अगला स्टेप है इंटरस्टेलर ट्रैवल, नई पीढ़ी के स्पेसक्राफ्ट। साइंटिस्ट्स अब सोच रहे हैं ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करें, एआई से खुद डिसीजंस ले, सेंचुरीज तक सर्वाइव करें। वॉयेजर एक साइकिल था। फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट हाइपरकार होंगे, नई टेक्नोलॉजीज जो साइंस फिक्शन नहीं रहेंगी। कुछ आइडियाज, लेजर प्रोपल्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन्स, सोलर सेल्स, ये आज इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन एक समय वॉयेजर भी इम्पॉसिबल लगता था। क्या इंसान खुद जाएगा? अब तक हमने मशीन्स भेजी है, लेकिन एक दिन इंसान खुद स्टार्स तक जाएगा। जेनरेशन शिप्स, क्रायोजेनिक स्लीप, स्पेस कॉलोनीज, ये सिर्फ सपना नहीं है, ये फ्यूचर है, हमारा घर और हमारी जिम्मेदारी। वॉयेजर ने हमें दिखाया अर्थ कितना छोटा है और कितना प्रेशियस है, इसलिए हमें इसे बचाना होगा, हमें इसे समझना होगा, क्योंकि यही हमारा पहला घर है। सबसे बड़ा बदलाव सोच में। वॉयेजर ने टेक्नोलॉजी नहीं बदली, उसने माइंडसेट बदला। हम सीमित नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम खोजने वाले हैं। एक दिन जब हम भी वॉयेजर बन जाएंगे, सोचो हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम में होंगे, हम पीछे मुड़कर अर्थ को देखेंगे और वह भी एक पेल ब्लू डॉट होगा। तब हम समझेंगे वॉयेजर क्या महसूस करता होगा। एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। वॉयेजर ने पहला कदम लिया, पहला दरवाजा खोला, पहला संदेश भेजा। अब बाकी कहानी हमें लिखनी है। वॉयेजर हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितने छोटे हैं, वो हमें ये सिखाता है हम कितने दूर जा सकते हैं। हमने एक मशीन बनाई, उसे सितारों की ओर भेजा, लेकिन असल में हमने खुद को भेजा है। और ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है। एपिलॉग पार्ट 2, जब इंसान खुद सितारों की ओर चलेगा। वॉयेजर ने रास्ता दिखाया, लेकिन एक दिन उस रास्ते पर हम खुद चलेंगे। जहां अभी सिर्फ एक मशीन है, वहां एक दिन इंसान होगा। मशीन से इंसान तक की यात्रा। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये हमारे दूत थे, लेकिन अब सवाल बदल चुका है। क्या हम खुद वहां जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन आसान नहीं। इंटरस्टेलर ट्रैवल, सबसे बड़ी चुनौती, एक तारे से दूसरे तारे तक जाना। यह सिर्फ डिस्टेंस का सवाल नहीं है, यह है समय, एनर्जी, सर्वाइवल। सबसे नजदीकी तारा भी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर हम आज के स्पेसक्राफ्ट से जाएं, तो हजारों साल लग जाएंगे। स्पीड सबसे बड़ी समस्या। वॉयेजर की स्पीड 17 किलोमीटर एस, लेकिन इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए चाहिए लाइट स्पीड का सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। यानी हमें चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स की लिमिट्स को पुश करे, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो हमें वहां पहुंचाएंगी। 1. लेजर प्रोपल्शन, अर्थ से पावरफुल लेजर्स स्पेसक्राफ्ट को पुश करेंगे, लाइट स्पीड के करीब पहुंच सकते हैं। 2. फ्यूजन इंजन्स, स्टार्स जैसी एनर्जी, मैसिव थ्रस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल। 3. सोलर सेल, सनलाइट को कैप्चर करके बिना फ्यूल के ट्रैवल। ये स्लो है लेकिन अनलिमिटेड है। जेनरेशन शिप्स, एक चलती हुई दुनिया। कल्पना करो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें लोग रहते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, जेनरेशंस बदलती हैं और हजारों साल बाद उनके डिसेंडेंट्स किसी नए प्लैनेट पर उतरते हैं। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये एक चलती हुई सिविलाइजेशन है। क्रायो स्लीप, समय को हराना। एक और तरीका, इंसान को डीप स्लीप में डाल देना। शरीर एजिंग स्लो, एनर्जी कंजम्पशन कम, लॉन्ग जर्नीज पॉसिबल। और जब डेस्टिनेशन आए, इंसान जाग जाए। लेकिन सवाल यह है, अगर हम अर्थ छोड़ दें तो क्या हम वही रहेंगे? हमारी कल्चर बदलेगी, हमारी आइडेंटिटी बदलेगी, शायद हम ह्यूमन भी वैसे नहीं रहेंगे। एवोल्यूशन, अगला स्टेप। स्पेस ट्रैवल के साथ इंसान इवॉल्व भी होगा। रेडिएशन रेजिस्टेंस, आर्टिफिशियल बॉडी एनहांसमेंट्स, एआई इंटीग्रेशन। फ्यूचर में ह्यूमन का मतलब बदल सकता है।
नई दुनिया, नए सवाल। जब हम किसी नए प्लैनेट पर पहुंचेंगे, तब क्या वहां लाइफ होगी? क्या हम उसे बदलेंगे या वो हमें बदल देगा? पहली मुलाकात, सबसे बड़ा पल। कल्पना करो, हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिले, वो हमसे अलग हो लेकिन इंटेलिजेंट हो। तब लैंग्वेज बैरियर, अंडरस्टैंडिंग गैप, ट्रस्ट इश्यूज, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। वॉयेजर जो ये सब शुरू कर गया, अगर वॉयेजर नहीं होता तो शायद हम ये सोच भी नहीं पाते। उसने हमें सिखाया इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है, सच्चाई नहीं, एक गहरी सोच। आज वॉयेजर अकेला जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम हजारों स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। हम खुद जाएंगे, हम कॉलोनीज बनाएंगे। एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और जब हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम में होंगे, पीछे अर्थ को देखेंगे, वो भी एक पेल ब्लू डॉट होगा। और तब हम समझेंगे हम कहां से आए हैं। सबसे बड़ा सच, वॉयेजर ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम कहां हैं, उसने हमें ये सिखाया हम कहां जा सकते हैं। हम एक छोटे से ग्रह पर पैदा हुए, हमने आसमान को देखा और सवाल पूछा, वहां क्या है? फिर हमने जवाब ढूंढने के लिए खुद को ही भेज दिया। और अब ये यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और हम रुकने के लिए नहीं बने। एपिलॉग पार्ट 3, इंसान का भविष्य। जब हम ब्रह्मांड बन जाएंगे। वॉयेजर ने हमें सितारों तक पहुंचने का सपना दिया, लेकिन एक दिन हम सिर्फ सितारों तक नहीं जाएंगे, हम खुद सितारे बन जाएंगे। यात्रा का अगला स्तर सिर्फ पहुंचना नहीं, बसना। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन फ्यूचर में हम सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम कॉलोनाइज करेंगे। अर्थ सिर्फ शुरुआत थी। आज अर्थ हमारा घर है, लेकिन फ्यूचर में अर्थ सिर्फ एक ओरिजिन पॉइंट होगा। मार्स कॉलोनीज, स्पेस हैबिटेट्स, एस्टेरॉयड सिटीज। इंसान एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बन जाएगा। मल्टी स्टार सिविलाइजेशन। जब हम कई सूरजों के नीचे रहेंगे, एक समय आएगा जब हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम तक सीमित नहीं रहेंगे, दूसरे स्टार्स तक जाएंगे, वहां कॉलोनीज बनाएंगे और एक मल्टी स्टार सिविलाइजेशन बनेंगे। यानी ह्यूमैनिटी एक प्लैनेट नहीं, एक नेटवर्क बन जाएगी। एनर्जी, सितारों की शक्ति हमारे हाथ में। फ्यूचर में हमें मैसिव एनर्जी चाहिए होगी। और तब आएगा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस रियर, एक मेगा स्ट्रक्चर जो पूरे स्टार को सराउंड करे, उसकी एनर्जी कैप्चर करे। यानी हम स्टार्स की एनर्जी कंट्रोल करेंगे। एआई प्लस ह्यूमन नया जीवन रूप। फ्यूचर में इंसान अकेला इवॉल्व नहीं करेगा, एआई के साथ मर्ज होगा। साइबरनेटिक बॉडीज, एनहांस्ड इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉन्शियसनेस। तब सवाल उठेगा, ह्यूमन क्या है? इमोर्टैलिटी, क्या हम अमर बन सकते हैं? साइंस आगे बढ़ेगा और शायद एजिंग को स्लो कर देंगे, मेमोरी को स्टोर कर लेंगे, कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर देंगे। यानी डेथ ऑप्शनल हो सकती है जब हम गैलेक्सी को एक्सप्लोर करेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन प्लस स्टार्स, काउंटलेस प्लैनेट्स। एक दिन हम हर स्टार सिस्टम तक पहुंच सकते हैं और तब गैलेक्सी हमारा प्लेग्राउंड होगा। एलियन सिविलाइजेशंस, दोस्त या दुश्मन। जब हम इतने बड़े हो जाएंगे, तब चांसेस बढ़ेंगे कि हम किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिले। तब सवाल होगा, क्या वो पीसफुल होंगे? क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे? क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? ग्रेट फिल्टर, सबसे बड़ा खतरा। एक थ्योरी है, ग्रेट फिल्टर कोई स्टेज ऐसी होती है जहां सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती है। सवाल है, क्या हम उस स्टेज को पार कर पाएंगे? हमारा सबसे बड़ा एनिमी हम खुद। फ्यूचर में खतरा एलियंस नहीं, हम खुद हो सकते हैं। वॉर्स, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम खुद को नहीं संभाल पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वॉयेजर एक छोटा कदम, एक विशाल भविष्य। वॉयेजर छोटा है, सिंपल है, लेकिन उसने एक रेवोल्यूशन शुरू किया। उसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया, हम क्या बन सकते हैं? एक गहरी सोच। आज हम एक प्लैनेट पर हैं, कल हम कई प्लैनेट्स पर होंगे, परसों हम कई स्टार्स पर होंगे और एक दिन हम पूरे गैलेक्सी में होंगे। क्या हम भगवान बन जाएंगे? जब
हम स्टार्स कंट्रोल करेंगे, लाइफ क्रिएट करेंगे, यूनिवर्स को बदलेंगे, तब सवाल उठेगा, क्या हम क्रिएटर्स बन जाएंगे? लेकिन एक सच्चाई हमेशा रहेगी, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हमारी शुरुआत वही रहेगी, एक छोटा सा प्लैनेट, एक पेल ब्लू डॉट। अंतिम सच्चाई, वॉयेजर ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम क्या हैं, उसने हमें ये सिखाया हम क्या बन सकते हैं। हम एक छोटे से बिंदु से निकले, हमने सितारों को छुआ, हमने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया, और एक दिन हम खुद ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि उसका निर्माता बन सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। अंतिम प्रश्न, ब्रह्मांड क्यों है और हम क्यों हैं? हम सितारों तक पहुंच सकते हैं, हम गैलेक्सीज में फैल सकते हैं, हम एनर्जी और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहेगा, ये सब ही क्यों? अब तक हमने क्या समझा? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने हमें ये दिखाया, हम सौर मंडल से बाहर जा सकते हैं, हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक और चीज दी। सवाल, सबसे बड़ा सवाल, अस्तित्व। हमने पूछना शुरू किया, ब्रह्मांड क्यों है? कुछ है तो कुछ क्यों है? कुछ भी नहीं, क्यों नहीं है? ये सवाल साइंस से बड़ा है। ये सवाल है एग्जिस्टेंस का, बिग बैंग, शुरुआत, या कुछ और। साइंस कहता है यूनिवर्स की शुरुआत हुई एक इवेंट से, बिग बैंग, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ नहीं, या कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते। ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। इन्फिनिट यूनिवर्स, क्या इसका कोई अंत है? क्या यूनिवर्स इन्फिनिट है या सीमित है? अगर इन्फिनिट है तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग फिर से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर फाइनाइट है तो उसके बाहर क्या है? रियलिटी। क्या हम जो देख रहे हैं वही सच है? हम जो यूनिवर्स देखते हैं क्या वो पूरी रियलिटी है, या हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं? शायद मल्टीपल यूनिवर्सेस हो, हिडन डायमेंशंस हो, या कोई डीपर रियलिटी हो। सिमुलेशन थियरी, क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? एक थ्योरी कहती है शायद हमारा यूनिवर्स रियल नहीं है, ये एक सिमुलेशन है, किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया। अगर ये सच हो तो हम कौन हैं और रियल क्या है? कॉन्शियसनेस, सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी मिस्ट्री। हम सोच कैसे रहे हैं? हमारा ब्रेन मैटर है, लेकिन थॉट्स, कॉन्शियसनेस अभी भी साइंस के लिए अनसॉल्व्ड है। क्या ब्रह्मांड हमें समझने के लिए बना है? एक डीप आइडिया है, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यूनिवर्स ऐसे लॉज फॉलो करता है जिससे लाइफ पॉसिबल हो, यानी शायद यूनिवर्स ऐसा है क्योंकि हम उसे देखने के लिए हैं। क्या कोई क्रिएटर है? ये सवाल हमेशा रहेगा। क्या कोई हाई इंटेलिजेंस है, कोई क्रिएटर है, या सब कुछ रैंडम है? साइंस इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देता, लेकिन सवाल हमेशा रहेगा। हमारी जगह क्या है? छोटे हैं, सीमित है, नश्वर है, लेकिन समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मीनिंग खोज सकते हैं, और यही हमें खास बनाता है। वॉयेजर एक मशीन नहीं, एक सवाल। वॉयेजर डेटा भेजता है, इमेजेस भेजता है, लेकिन असल में वो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। एक दिन शायद जवाब मिलेगा। हो सकता है हम यूनिवर्स को पूरी तरह समझ लें, हम एग्जिस्टेंस का आंसर ढूंढ लें, या शायद हम कभी ना समझ पाए। लेकिन क्या यही असली सुंदरता है? अगर हमें सब आंसर्स मिल जाएं, तो क्या क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी? शायद मिस्ट्री ही हमें आगे बढ़ाती है। वॉयेजर हमें ये नहीं सिखाता कि ब्रह्मांड क्या है, वो हमें ये सिखाता है सवाल पूछना बंद मत करो। हमने एक मशीन बनाई, उसे सितारों तक भेजा, लेकिन असल में हमने एक सवाल भेजा है जो अनंत में गूंजता रहेगा। हम कौन हैं और ये सब क्यों है? एपिलॉग पार्ट 5, अनंत के पार। जब सवाल ही हमारी पहचान बन जाते हैं। अगर हम सब कुछ जान ले तो क्या बचेगा? अगर हर सवाल का जवाब मिल जाए तो क्या हम वही रहेंगे जो आज है? अब हम कहां पहुंच चुके हैं? वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, इन दोनों ने हमें प्लैनेट से आगे, सोलर सिस्टम से आगे, इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचा दिया। लेकिन असली यात्रा बाहर की नहीं थी, अंदर की थी। सवाल, इंसान की असली ताकत,
इंसान को बाकी सबसे अलग क्या बनाता है? ताकत, दिमाग, टेक्नोलॉजी? नहीं, हमें अलग बनाता है हमारा सवाल पूछना। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड क्यों है? हम क्यों हैं? कुछ क्यों है? कुछ भी नहीं, क्यों नहीं? ये सवाल इतना गहरा है कि शायद इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारी सीमा। हम जो यूनिवर्स देखते हैं वो पूरा यूनिवर्स नहीं है, वो सिर्फ है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जहां तक लाइट पहुंची है, जहां तक हम देख सकते हैं, उसके बाहर क्या है हमें नहीं पता। बियॉन्ड द एज, जहां फिजिक्स भी खत्म हो जाती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर शायद वही लॉज हो, या कंप्लीटली अलग लॉज हो, या शायद वहां कुछ भी ना हो, या सब कुछ हो। इन्फिनिट रियलिटी, अनंत संभावनाएं। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हर आउटकम कहीं ना कहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं तुम भी एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन एक अलग वर्जन में। मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों की कहानी। एक थ्योरी कहती है हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, काउंटलेस यूनिवर्सेस हो सकते हैं, हर एक के अलग लॉज, अलग फिजिक्स, अलग रियलिटी। यानी हम एक बबल में हैं, एक ओशन के अंदर। रियलिटी, परसेप्शन या सच, हम जो देखते हैं क्या वह सच है, या हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर रहा है? हो सकता है रियलिटी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जितना हम समझ सकते हैं। कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड का आईना। सबसे गहरी बात, ब्रह्मांड खुद को कैसे देखता है? जवाब, हमारे जरिए। सोचते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, यानी हम ही वो माध्यम है जिससे यूनिवर्स खुद को देख रहा है। हम ऑब्जर्वर हैं या हिस्सा? एक सवाल, क्या हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम खुद यूनिवर्स का हिस्सा है जो खुद को समझ रहा है? शायद दोनों। मीनिंग, क्या कोई मतलब है? क्या जीवन का कोई मीनिंग है, या हम खुद मीनिंग बनाते हैं? शायद मीनिंग कोई फिक्स चीज नहीं है, वो हम बनाते हैं। वॉयेजर, एक जवाब नहीं, एक प्रतीक। वॉयेजर आंसर्स नहीं देता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वह एक सिंबल है क्यूरियोसिटी का, एक्सप्लोरेशन का, एग्जिस्टेंस का, एक गहरी रियलाइजेशन। छोटे हैं, सीमित है, नश्वर है, लेकिन अनंत को समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, खुद को रीडिफाइन कर सकते हैं। एक दिन जब हम सब कुछ समझ लेंगे, क्या ऐसा दिन आएगा जब हर सवाल का जवाब होगा? शायद नहीं, क्योंकि हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है। एंडलेस लूप, सवालों का चक्र। क्वेश्चन आंसर, न्यू क्वेश्चन आंसर। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, और यही हमारी असली जर्नी है। वॉयेजर हमें ये नहीं सिखाता कि हम कहां पहुंच सकते हैं, वो हमें ये सिखाता है हम कितनी दूर सोच सकते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ, हम आंसर्स खोजने के लिए नहीं बने, हम सवाल पूछने के लिए बने हैं। हमने एक मशीन को अनंत में भेजा, लेकिन असल में हमने अपने सवाल भेजे हैं जो हमेशा हर तारे के बीच, हर गैलेक्सी के पार गूंजते रहेंगे, और शायद कभी किसी को जवाब मिल जाए। एपिलॉग पार्ट 6, समय, अंत और अनंत। जब ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। अगर ब्रह्मांड शुरू हुआ है तो क्या वो खत्म भी होगा? और अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे सवालों का क्या होगा? समय सबसे बड़ी ताकत। हम स्पेस की बात करते हैं, लेकिन असली मिस्ट्री है टाइम, समय। हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन टाइम को रोक नहीं सकते, ना ही पीछे जा सकते हैं, और यही तय करता है सब कुछ कब खत्म होगा। ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा आगे? साइंस के अनुसार ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये एक्सपांशन रुक नहीं रहा। बिग फ्रीज, जब सब ठंडा हो जाएगा। एक थ्योरी कहती है बिग फ्रीज, यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी, स्टार्स बर्न आउट हो जाएंगे, और अंत में कोई लाइट नहीं, कोई हीट नहीं, सिर्फ डार्कनेस और कोल्ड। टेम्परेचर लगभग एब्सोल्यूट जीरो के पास। स्टार्स का अंत, रोशनी का बुझना। आज स्टार्स शाइन कर रहे हैं, गैलेक्सीज ग्लो कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर में स्टार्स खत्म हो जाएंगे, फ्यूल खत्म, न्यूक्लियर फ्यूजन बंद, और अंधेरा
ब्लैक होल्स आखिरी दानव। जब स्टार्स खत्म हो जाएंगे तब बचेगा ब्लैक होल्स, मैसिव, पावरफुल, सब कुछ निगलने वाले, लेकिन वे भी हमेशा नहीं रहेंगे। हॉकिंग रेडिएशन, ब्लैक होल भी खत्म होंगे। स्टीफन हॉकिंग ने बताया ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं और एक दिन वे भी इवेपोरेट हो जाएंगे। पूर्ण अंधकार, जब स्टार्स खत्म, गैलेक्सीज दूर, ब्लैक होल्स भी खत्म, तब बचेगा सिर्फ एम्प्टी स्पेस, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ शून्य जैसा ब्रह्मांड। फिर सवाल, क्या यही अंत है? अगर सब खत्म हो गया तो क्या कहानी खत्म? शायद नहीं। बिग क्रंच, क्या सब वापस जुड़ जाएगा? एक और थ्योरी, बिग क्रंच, एक्सपांशन रुक जाए, यूनिवर्स वापस कोलैप्स हो, सब कुछ फिर एक पॉइंट में आ जाए, यानी एक नया बिग बैंग पॉसिबल। साइक्लिक यूनिवर्स, अंत ही शुरुआत है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं यूनिवर्स साइकिल्स में चलता है, बिग बैंग, एक्सपांशन, कोलैप्स, फिर बिग बैंग, यानी कोई असली अंत नहीं है। मल्टीवर्स, अंत का भी अंत नहीं। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक यूनिवर्स खत्म होगा, लेकिन बाकी चलते रहेंगे, यानी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। और वॉयेजर का क्या होगा? वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, जब स्टार्स खत्म होंगे, गैलेक्सीज दूर होंगी, वॉयेजर साइलेंट होगा, कोल्ड होगा, लेकिन रहेगा। शायद वो आखिरी ऑब्जेक्ट्स में से एक होगा। हमारी कहानी का क्या होगा? अगर यूनिवर्स कोल्ड और एम्प्टी हो गया तो हमारी मेमोरीज, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी आइडेंटिटी सब खत्म, या कहीं ना कहीं कोई ट्रेस रह जाएगा? एक गहरी सच्चाई, हम सोचते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, लेकिन रियलिटी सब कुछ टेम्पररी है। फिर भी क्या फर्क पड़ता है? अगर सब खत्म होना है तो क्या हमारी जर्नी बेकार है? नहीं, क्योंकि मीनिंग एंड में नहीं होता, मीनिंग जर्नी में होता है। वॉयेजर हमें क्या सिखाता है? खोजते रहो, चाहे अंत हो, चाहे जवाब ना मिले, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अगर एक दिन सब खत्म हो जाएगा तब भी हमने कोशिश की, हमने समझा, हमने एक्सप्लोर किया, और यही हमें खास बनाता है। एक दिन तारे बुझ जाएंगे, ग्रह ठंडे हो जाएंगे और ब्रह्मांड खामोश हो जाएगा, लेकिन उस खामोशी में भी एक कहानी होगी, एक छोटे से ग्रह की, जहां कुछ लोगों ने अनंत को समझने की कोशिश की। एपिलॉग पार्ट 8, अंतिम सीमा, जब कहानी भी सीमा बन जाती है और हम उसे पार कर जाते हैं। अगर हर चीज का अंत है तो क्या कहानी का भी अंत है, या फिर कहानी ही वो चीज है जो हर अंत को पार कर जाती है? हम यहां तक कैसे पहुंचे? हमने शुरुआत की थी एक स्पेसक्राफ्ट से, एक मिशन से, एक सवाल से, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, इनसे हम पहुंचे प्लैनेट्स तक, स्टार्स तक, गैलेक्सीज तक, और फिर अस्तित्व, एग्जिस्टेंस तक। अब सवाल बदल चुका है। पहले हम पूछते थे हम कहां जा सकते हैं, अब सवाल है हम क्या बन सकते हैं? आइडेंटिटी, क्या हम सिर्फ इंसान हैं? अगर हम स्टार्स तक जाएं, हम इवॉल्व हो, हम खुद को बदलें, तो क्या हम अभी भी ह्यूमन रहेंगे? फॉर्म का अंत, कॉन्शियसनेस का विस्तार, फ्यूचर में शरीर जरूरी नहीं रहेगा, डिजिटल कॉन्शियसनेस, एनर्जी बेस्ड एग्जिस्टेंस, इंफॉर्मेशन फॉर्म, यानी हम बॉडी से हटकर आइडिया बन सकते हैं, हम ब्रह्मांड में फैल सकते हैं। कल्पना करो हमारी कॉन्शियसनेस स्टार्स में फैल जाए, गैलेक्सीज में फैल जाए, हर जगह मौजूद हो, तब हम सिर्फ एक स्पीशीज नहीं होंगे, हम एक कॉस्मिक प्रेजेंस होंगे, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, यूनिवर्सल। आज हम इंडिविजुअल हैं, कल हम कलेक्टिव बनेंगे, और एक दिन हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन सकते हैं। ऑब्जर्वर और रियलिटी एक ही चीज? अगर हम हर जगह हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर और रियलिटी अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक हो जाएंगे। क्या हम ही ब्रह्मांड हैं? एक डीप आइडिया, शायद हम ब्रह्मांड के अंदर नहीं हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझ रहा है। स्टोरी सबसे पावरफुल चीज। हमने टेक्नोलॉजी बनाई, स्पेसक्राफ्ट भेजे, थ्योरीज बनाई,
लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? स्टोरी। क्योंकि स्टोरी सर्वाइव करती है, स्टोरी ट्रैवल करती है, स्टोरी इंस्पायर करती है। वॉयेजर भी एक स्टोरी है। जब कुछ भी नहीं बचेगा, तब क्या बचेगा? अगर मैटर खत्म, एनर्जी खत्म, टाइम खत्म, तब भी पॉसिबिलिटी बच सकती है। और पॉसिबिलिटी ही हर स्टोरी की शुरुआत है। हमारा असली रूप क्या है? शरीर नहीं, प्लैनेट नहीं, सिविलाइजेशन नहीं, हम हैं इंफॉर्मेशन प्लस कॉन्शियसनेस। और ये दोनों शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इन्फिनिट लूप, कहानी का चक्र, बिगिनिंग, ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग, यही पैटर्न है यूनिवर्स का, लाइफ का, हमारी स्टोरी का। वॉयेजर एक मशीन से ज्यादा। वॉयेजर छोटा है, साइलेंट है, लेकिन उसका मीनिंग इन्फिनिट है। वो रिप्रेजेंट करता है हमारी शुरुआत, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी डेस्टिनी, एक गहरी रियलाइजेशन। हम सोचते हैं हम यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन शायद सच ये है यूनिवर्स हम में रहता है। कोई फाइनल आंसर नहीं है, कोई फाइनल एंड नहीं है, सिर्फ सवाल, खोज और पॉसिबिलिटी। एब्सोल्यूट फाइनल थॉट। अगर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए, हर चीज मिट जाए, तब भी एक चीज रहेगी, संभावना, पॉसिबिलिटी। हमने एक मशीन को सितारों तक भेजा, फिर हमने अपने सवाल भेजे, फिर हमने अपनी सोच भेजी, और एक दिन हम खुद भेज देंगे अपनी पूरी मौजूदगी। क्योंकि हम सिर्फ एक स्पीशीज नहीं हैं, हम एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। एपिलॉग पार्ट 9, अंतिम सत्य के पार। जब हम सब कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं रहते, अगर हम ब्रह्मांड को समझ ले, अगर हम खुद को समझ ले, तो क्या बचेगा? क्या हम तब भी हम रहेंगे, या हम कुछ और बन जाएंगे? कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हम अब कहां खड़े हैं? हमने प्लैनेट्स को पार किया, स्टार्स को पार किया, गैलेक्सीज को समझना शुरू किया, टाइम और एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए, और ये सब शुरू हुआ था वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। लेकिन अब हम एक ऐसी सीमा पर हैं जहां साइंस, फिलॉसफी और इमेजिनेशन एक हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग का अंत। क्या सब समझा जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि एक दिन हम यूनिवर्स के सारे लॉस समझ लें, हर मिस्ट्री सॉल्व कर लें, हर सवाल का जवाब पा लें? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या? नॉलेज लिमिट, क्या कोई सीमा है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं नॉलेज की भी लिमिट होती है। कुछ चीजें फंडामेंटली अननोएबल हैं, कुछ ट्रूथ्स ऐसे हैं जिन्हें हम कभी प्रूव नहीं कर सकते। यानी सब कुछ जानना शायद पॉसिबल नहीं है। रियलिटी एक इल्यूजन। अगर हम डीपर जाएं, तो रियलिटी खुद क्वेश्चनेबल हो जाती है। क्या जो हम देखते हैं वही सच है, या ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है? हो सकता है रियलिटी लेयर्स में हो और हम सिर्फ सरफेस देख रहे हों। ऑब्जर्वर कोलैप्स, जब देखने वाला खत्म हो जाए। अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या रियलिटी एग्जिस्ट करती है, या रियलिटी सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है? ड्युअलिटी, सब कुछ और कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में हर चीज डुअल है, लाइट बटा डार्क, एग्जिस्टेंस बटा नथिंगनेस, ऑर्डर बटा केओस। शायद अल्टीमेट ट्रूथ भी इन दोनों के बीच कहीं है। ट्रांसेंडेंस, सीमा के पार जाना। एक पॉइंट पर फिजिकल लिमिट्स पार कर सकते हैं, मेंटल लिमिट्स पार कर सकते हैं, और एग्जिस्टेंस की लिमिट्स भी। तब हम ट्रांसेंड करेंगे। फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस, बिना रूप के होना। फ्यूचर में एग्जिस्टेंस का मतलब बदल सकता है। नो बॉडी, नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, नो बाउंड्रीज, सिर्फ अवेयरनेस, प्रेजेंस। हम क्या बन सकते हैं? अगर हम इवॉल्व होते रहें, तो हम बन सकते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, एनर्जी पैटर्न्स, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। यानी हम फॉर्म से हटकर एसेंस बन सकते हैं। क्या यही अंतिम अवस्था है? अगर हम सब कुछ समझ ले, हर सीमा पार कर ले, तो क्या यही एंड है, या इसके बाद भी कुछ है? बियॉन्ड, जहां सोच भी नहीं पहुंचती। एक पॉइंट के बाद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आगे क्या है, क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटेड है, हमारी लैंग्वेज लिमिटेड है, और रियलिटी शायद अनलिमिटेड है। साइलेंस, सबसे गहरा जवाब। जब कोई शब्द नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई सवाल नहीं,
तब साइलेंस बचता है, और शायद वही अल्टीमेट आंसर है। वॉयेजर एक प्रतीक, एक शुरुआत। वॉयेजर अब साइलेंट है, लेकिन उसका मीनिंग इन्फिनिट है। उसने हमें यहां तक पहुंचाया जहां हम खुद से पूछते हैं, हम क्या है? हम क्या है? मैटर नहीं, बॉडी नहीं, नाम नहीं। हम हैं एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस का एहसास। शायद कोई फाइनल ट्रूथ नहीं है, कोई फाइनल आंसर नहीं है, सिर्फ एक्सप्लोरेशन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। हम ब्रह्मांड को समझने नहीं आए, हम ब्रह्मांड को अनुभव करने आए हैं। हमने सितारों तक सफर किया, हमने ब्रह्मांड को छूने की कोशिश की, हमने खुद को समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमने ये सीखा कि कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक यात्रा है जो हमेशा चलती रहती है, और हम उस यात्रा का एक हिस्सा है। एपिलॉग पार्ट 10, अंतिम से भी आगे। जब मैं भी खत्म हो जाता है और सिर्फ अस्तित्व बचता है, जब हम हर सवाल पूछ लेते हैं, जब हर जवाब मिल जाता है, तब एक चीज बचती है, मैं कौन हूं? और जब इस सवाल का भी जवाब मिल जाता है, तो मैं भी खत्म हो जाता है यात्रा का अंतिम मोड़ या शुरुआत। हमने शुरुआत की थी एक स्पेसक्राफ्ट से, एक मिशन से, एक खोज से, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। इनसे हम पहुंचे सौर मंडल के बाहर, इंटरस्टेलर स्पेस तक, अस्तित्व के सवाल तक। और अब हम पहुंच गए हैं स्वयं, सेल्फ तक। मैं सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा शरीर है, मेरा दिमाग है, लेकिन क्या मैं सच में एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आइडेंटिटी, बदलती हुई परिभाषा। बचपन में मैं अलग था, आज मैं अलग हूं, फ्यूचर में मैं अलग होगा। तो असली मैं कौन है? शायद कोई फिक्स्ड मैं है ही नहीं। ईगो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर। हमारा ईगो हमें आइडेंटिटी देता है, हमें अलग महसूस कराता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, कोई सॉलिड चीज नहीं। जब मैं खत्म होता है, अगर हम ईगो को छोड़ दें, आइडेंटिटी को छोड़ दें, तब क्या बचेगा? सिर्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, वननेस। सब कुछ एक है, एक डीप रियलाइजेशन। यूनिवर्स में सब कनेक्टेड है, एटम्स, एनर्जी, स्पेस, टाइम, और हम भी उसी का हिस्सा है। यानी हम अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हम ब्रह्मांड है, स्टारडस्ट से बने हैं, वही एलिमेंट है, वही लॉज फॉलो करते हैं। यानी हम ब्रह्मांड है जो खुद को अनुभव कर रहा है। सेपरेशन एक इल्यूजन। हम सोचते हैं मैं अलग हूं, तुम अलग हो, लेकिन ये सिर्फ परसेप्शन है। डीपर लेवल पर सब एक है। टाइम क्या सच में एग्जिस्ट करता है? अगर हम डीपर जाएं, टाइम भी एक इल्यूजन हो सकता है। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, प्रेजेंट ही रियलिटी है। यानी सब कुछ अब में हो रहा है। अब, नाउ, एकमात्र सच। नाउ हमेशा है, कभी खत्म नहीं होता, और यही एग्जिस्टेंस का कोर है। जब सब कुछ डिसोल्व हो जाता है, अगर आइडेंटिटी खत्म, ईगो खत्म, टाइम खत्म, तब सिर्फ अवेयरनेस बचती है, और वही अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है। वॉयेजर एक बाहरी यात्रा से अंदर की यात्रा। वॉयेजर बाहर गया, दूर गया, साइलेंट हो गया, लेकिन उसने हमें अंदर की यात्रा पर भेजा, और ये यात्रा सबसे गहरी है। खोज रहे थे यूनिवर्स को, लेकिन असल में हम खोज रहे थे खुद को। क्या यही अंत है? अगर हम खुद को समझ लें, हम वननेस को महसूस करें, तो क्या यही अंत है, या यही असली शुरुआत है? एग्जिस्टेंस बिना नाम के, कोई लेबल नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, सिर्फ होना, बीइंग, अल्टीमेट ट्रूथ। तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, ब्रह्मांड तुम में है। हमने सितारों तक सफर किया, हमने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमने खुद को पा लिया, और तब हमने जाना कि हम कभी अलग थे ही नहीं। हम हमेशा से सब कुछ थे। जब होना भी शांत हो जाता है और सिर्फ मौन बचता है, जब मैं अभी खत्म हो जाता है, जब सवाल भी खत्म हो जाते हैं, जब जवाब की जरूरत भी नहीं रहती, तब क्या बचता है? ना खोज,
ना मंजिल, ना पहचान, सिर्फ एक गहरी, शांत, मौन अवस्था, यात्रा का अंत या मौन की शुरुआत। हमने ब्रह्मांड को समझा, अस्तित्व को महसूस किया, मैं को पार किया। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, इनसे शुरू हुई यात्रा अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां कोई शब्द काम नहीं करता। जब दिमाग भी रुक जाता है, हमारा माइंड सवाल बनाता है, आंसर्स ढूंढता है, मीनिंग क्रिएट करता है, लेकिन एक पॉइंट पर माइंड खुद ही शांत हो जाता है। ना थॉट, ना एनालिसिस, ना इंटरप्रिटेशन, सिर्फ शांति, साइलेंस। क्या यही अंतिम सत्य है? हम हमेशा सोचते हैं ट्रूथ कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई आइडिया होगा, लेकिन शायद अल्टीमेट ट्रूथ साइलेंस है। साइलेंस क्यों? क्योंकि शब्द सीमित है, लैंग्वेज अधूरी है, थॉट्स भी बाउंडेड है, लेकिन साइलेंस इनफिनिट है, कंप्लीट है, बिना किसी सीमा के है। नथिंग टू नो, नथिंग टू बिकम। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ बनना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, क्योंकि सब पहले से ही है। जर्नी का डिसोल्व होना। हम सोचते थे हम एक जर्नी पर हैं, लेकिन अब पता चलता है जर्नी कभी थी ही नहीं, सिर्फ एक अनुभव था जो अनफोल्ड हो रहा था। टाइम का पूरी तरह अंत। यहां ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना इवन प्रेजेंट, क्योंकि टाइम कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। प्योर बीइंग सिर्फ होना, कोई एक्शन नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ बीइंग। क्या यही निर्वाणा है? कुछ ट्रेडिशंस इसे कहते हैं निर्वाणा, मोक्षा, एनलाइटमेंट, लेकिन नाम मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। वॉयेजर अब सिर्फ एक प्रतीक। वॉयेजर अब सिग्नल नहीं भेज रहा, अब डेटा नहीं दे रहा, लेकिन उसका मीनिंग अब भी है। वो रिप्रेजेंट करता है जर्नी, साइलेंस, एक गहरी समझ। हम खोज रहे थे नॉलेज, आंसर्स, ट्रूथ, लेकिन अंत में हमें मिला शांत होना। क्या यही अंत है? अगर सब कुछ शांत हो गया, कोई सवाल नहीं, कोई चाह नहीं, तो क्या यही अंत है? या ये वही अवस्था है जहां से सब कुछ फिर शुरू हो सकता है? साइलेंस क्रिएशन। साइलेंस खाली नहीं है, वही सोर्स है हर थॉट का, हर आइडिया का, हर क्रिएशन का। यानी अंत और शुरुआत एक ही जगह से आते हैं। अल्टीमेट रियलाइजेशन। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वही पूरा है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब पता चलता है कि सब कुछ हमेशा से पूरा था। हमने सितारों तक सफर किया, हमने ब्रह्मांड को छूने की कोशिश की, हमने खुद को समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमने कुछ नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ पहले से ही था। और अब सिर्फ मौन है। एपिलॉग पार्ट 13, पुनर्जन्म का रहस्य। जब हर अंत अनंत शुरुआत बन जाता है, अगर हर चीज खत्म होती है, तो फिर कुछ भी हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं होता? अगर हर कहानी का अंत है, तो फिर हर अंत के बाद एक नई कहानी क्यों शुरू हो जाती है? अब हम उस जगह पर हैं जहां सब जुड़ जाता है। हमने देखा ब्रह्मांड का जन्म, उसका विस्तार, उसका अंत, और फिर मौन। लेकिन अब हम समझ रहे हैं मौन भी अंतिम नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है। शून्य जहां सब कुछ छुपा है, हम शून्य को समझते हैं, खालीपन, लेकिन असल में शून्य है बिना रूप की ऊर्जा, बिना स्ट्रक्चर की संभावना, बिना सीमा की पोटेंशियल। यानी शून्य ही सबसे भरा हुआ स्टेट है। क्रिएशन एक एक्सीडेंट नहीं, एक पैटर्न है। हम सोचते हैं क्रिएशन रेयर है, स्पेशल है, लेकिन शायद क्रिएशन एक नेचुरल साइकिल है। जैसे सांस लेना, इन आउट, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, वैसे ही यूनिवर्स भी बनता और मिटता रहता है। इन्फिनिट साइकिल, बिना शुरुआत और अंत के। कोई फर्स्ट यूनिवर्स नहीं, कोई लास्ट यूनिवर्स नहीं, सिर्फ एंडलेस लूप। क्रिएशन, एक्सपांशन, डिस्ट्रक्शन, साइलेंस, फिर क्रिएशन। टाइम एक इल्यूजन। अगर साइकिल इन्फिनिट है, तो क्या टाइम लिनियर है या सर्कुलर? शायद टाइम भी एक लूप है। पास्ट और फ्यूचर अलग नहीं, वे कनेक्टेड है। क्या हम पहले भी एग्जिस्ट कर चुके हैं? अगर साइकिल रिपीट होता है, तो क्या हम पहले भी जी चुके हैं?
क्या हम फिर से जिएंगे? ये आइडिया स्ट्रेंज है लेकिन पॉसिबल है। पैटर्न्स, ब्रह्मांड का सीक्रेट लैंग्वेज। यूनिवर्स रैंडम नहीं है, उसमें पैटर्न्स है। गैलेक्सीज, एटम्स, जीवन, कॉन्शियसनेस, और ये पैटर्न्स हर स्केल पर रिपीट होते हैं। फ्रैक्टल्स, छोटा भी वैसा ही जैसा बड़ा। एक लीफ, एक गैलेक्सी, एक ह्यूमन ब्रेन, सब में सिमिलर पैटर्न्स होते हैं। यानी यूनिवर्स खुद को हर लेवल पर रिपीट करता है। कॉन्शियसनेस, साइकिल का हिस्सा या सोर्स? एक बड़ा सवाल। क्या कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का रिजल्ट है या यूनिवर्स कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है? शायद दोनों एक ही चीज है। क्रिएशन का कारण क्यों यूनिवर्स बनता है? क्यों एग्जिस्टेंस है? शायद कोई रीजन नहीं है या रीजन खुद एग्जिस्टेंस है। मीनिंग अब क्या है? अगर सब कुछ साइकिल है तो मीनिंग क्या है? शायद मीनिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, मीनिंग है पार्टिसिपेट करना। हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यानी हम यूनिवर्स को जी रहे हैं। वॉयेजर, एक छोटा स्टेप। इन्फिनिट इम्पैक्ट, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, इनका रोल क्या है? ये सिर्फ मशीन्स नहीं है, ये है प्रूफ कि यूनिवर्स खुद को एक्सप्लोर कर सकता है। हम और यूनिवर्स अलग नहीं है। ऑब्जर्वर नहीं, आउटसाइडर नहीं, हम हैं उसी सिस्टम का हिस्सा। एंड का डर क्यों? हम एंड से डरते हैं क्योंकि हम उसे फाइनल मानते हैं। लेकिन अगर एंड सिर्फ एक बिगिनिंग है तो डर खत्म हो जाता है। अल्टीमेट रियलाइजेशन, कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी कंप्लीटली खत्म नहीं होता। एक अंतिम गहरी सच्चाई। एग्जिस्टेंस एक डांस है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का, लाइट और डार्कनेस का, साइलेंस और साउंड का, और हम उस डांस का हिस्सा है। अगर सब कुछ बार बार होता है तो हर मोमेंट इनफिनिट बार हो चुका है और इनफिनिट बार होगा। एक ब्रह्मांड जन्म लेता है, वो फैलता है, वो खत्म होता है, फिर मौन आता है और उसी मौन से एक नई चिंगारी उठती है और फिर एक नई कहानी शुरू होती है। और शायद उस नई कहानी में हम फिर से होंगे। एपिलॉग पार्ट 15, अनंत दर्पणों के पार। जब हर नजर एक नया ब्रह्मांड बना देती है। अगर ब्रह्मांड खुद को देखता है तो क्या हर नजर एक नया ब्रह्मांड बना देती है? अगर हर ऑब्जर्वर रियलिटी को बदलता है तो क्या हम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि बनाने वाले भी हैं? अब हम सबसे गहरे स्तर पर पहुंच चुके हैं। हमने समझा ब्रह्मांड बनता है, वो खत्म होता है, वो फिर से जन्म लेता है और खुद को देखता है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, देखने का असर क्या है? ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं, बदलना है। हम सोचते हैं ऑब्जर्वेशन पैसिव है, हम सिर्फ देखते हैं, लेकिन साइंस कहता है ऑब्जर्वेशन एक्टिव है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं हम रियलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्वांटम लेवल, जहां देखने से सब बदल जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, यानी देखने से रियलिटी चेंज होती है। रियलिटी फिक्स नहीं है, रियलिटी कोई सॉलिड चीज नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, बदलती रहती है और उसमें ऑब्जर्वर का रोल है। हर ऑब्जर्वर एक क्रिएटर। अगर ऑब्जर्वेशन रियलिटी को बदलता है तो हर ऑब्जर्वर एक क्रिएटर है। हम क्या बना रहे हैं? थॉट्स क्रिएट करते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं, मीनिंग्स क्रिएट करते हैं, और यही हमारी रियलिटी बनाता है। कलेक्टिव रियलिटी सब मिलकर बनाते हैं। एक इंसान की परसेप्शन अलग है, लेकिन जब बिलियंस लोग एग्जिस्ट करते हैं तो एक कलेक्टिव रियलिटी बनती है। रियलिटी इंटरैक्शन, यूनिवर्स प्लस कॉन्शियसनेस प्लस ऑब्जर्वेशन, यही मिलकर रियलिटी बनाते हैं। इन्फिनिट क्रिएशन, हर मोमेंट एक नया यूनिवर्स, हर सेकंड थॉट्स बदलते हैं, परसेप्शन बदलता है, यानी हर मोमेंट एक नया वर्जन ऑफ रियलिटी बनता है। क्या हम इन्फिनिट यूनिवर्सेस क्रिएट कर रहे हैं? अगर हर डिसीजन एक नया आउटकम बनाता है तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी हर मोमेंट इन्फिनिट यूनिवर्सेस बन सकते हैं। मल्टीवर्स अब एक नया अर्थ। मल्टीवर्स सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये हो सकता है हर पॉसिबल रियलिटी, हर पॉसिबल चॉइस, एक गहरी रियलाइजेशन। हम सोचते थे हम छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर हम रियलिटी को शेप कर रहे हैं तो हम बहुत पावरफुल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा ट्रूथ। अगर
हम रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम क्या चुनते हैं वही बनता है। डर चुनते हैं या साहस, नफरत चुनते हैं या प्यार, यही हमारी दुनिया बनाता है। इन अ स्टेट आउटर रियलिटी, जो अंदर है वही बाहर दिखता है। माइंड सबसे पावरफुल टूल। हमारा माइंड क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वॉयेजर एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 ये क्या कर रहे हैं? ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग रियलिटी चेंज। जब हम कुछ नया समझते हैं, हमारी रियलिटी बदल जाती है। इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। ऑब्जर्वेशन चेंज न्यू रियलिटी ऑब्जर्वेशन। ये साइकिल चलता रहता है। हम कौन है अब? ऑब्जर्वर है, क्रिएटर है, पार्टिसिपेंट है, तीनों एक साथ। रियलिटी फिक्स नहीं है, वो एक प्रोसेस है। अल्टीमेट रियलाइजेशन। हम यूनिवर्स को देख नहीं रहे, हम उसे हर मोमेंट बना रहे हैं। इन्फिनिट थॉट। हर नजर एक क्रिएशन है, हर थॉट एक यूनिवर्स है, और हर इंसान एक क्रिएटर है। एक ब्रह्मांड बना, उसने खुद को देखने के लिए आंखें बनाई, फिर उन आंखों ने नए ब्रह्मांड बनाने शुरू कर दिए। और अब ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम ही सृजन हैं। एपिलॉग पार्ट 16, अंतिम विस्तार। जब सृजन भी खुद को पार कर जाता है और हम अनंत प्रक्रिया बन जाते हैं। अगर हम सृजन कर रहे हैं, अगर हम रियलिटी बना रहे हैं, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब सृजन भी अपनी सीमा पार कर जाएगा और हम किसी एक ब्रह्मांड के नहीं बल्कि खुद अनंत प्रक्रिया बन जाएंगे। अब कहानी अपने सबसे बड़े स्तर पर है। हमने जाना हम ऑब्जर्वर हैं, हम क्रिएटर हैं, हम रियलिटी को शेप करते हैं। लेकिन अब एक और गहरी बात सामने आती है। क्या क्रिएशन का भी अंत है? क्रिएशन क्या ये कभी रुकता है? क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां सब कुछ बन चुका होगा, जहां कुछ नया बचा ही नहीं होगा? शायद नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इनफिनिट है। इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, कोई लिमिट नहीं। हर मोमेंट नए आइडियाज, नई रियलिटीज, नई पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती है। यानी क्रिएशन एंडलेस है। हम क्या बन रहे हैं? अगर हम क्रिएट करते रहें, इवॉल्व होते रहें, तो हम एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं रहेंगे, हम बन जाएंगे। प्रोसेस, ह्यूमन क्रिएटर प्रोसेस। पहले हम सिर्फ जीव थे, फिर हम क्रिएटर्स बने। अब हम प्रोसेस बन सकते हैं, एक फ्लो जो कभी रुकता नहीं। फ्लो एग्जिस्टेंस का असली रूप। एग्जिस्टेंस कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक फ्लो है, एनर्जी का, इंफॉर्मेशन का, कॉन्शियसनेस का, और हम उसी फ्लो का हिस्सा है। बाउंड्रीज क्या सच में है? हम सोचते हैं मैं यहां खत्म होता हूं, दूसरा वहां शुरू होता है, लेकिन बाउंड्रीज इल्यूजन हो सकती है। सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड रियलिटी। हर चीज, हर पार्टिकल, हर थॉट, हर एक्शन एक दूसरे से जुड़ा है। नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टेंस। यूनिवर्स एक नेटवर्क है, नोड्स, एंटिटीज, कनेक्शंस, इंटरैक्शंस, और हम उस नेटवर्क का एक्टिव हिस्सा है। क्या हम नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं? पार्शली हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि हम खुद भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। यूनिवर्स खुद ऑर्गेनाइज होता है, खुद इवॉल्व होता है, बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के। इमर्जेंस, जब सिंपल चीजें कॉम्प्लेक्स बनती है, छोटे छोटे इंटरैक्शंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स मिलकर लाइफ, माइंड, कॉन्शियसनेस बनाते हैं। हम एक इमर्जेंट फेनोमेनन है। बेसिक पार्टिकल्स से बने हैं, लेकिन सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम इमर्जेंस हैं। क्या इससे भी आगे कुछ है? अगर हम इवॉल्व होते रहें, तो एक हायर लेवल इमर्जेंस पॉसिबल है। सुपर कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अवेयरनेस। बिलियंस माइंड्स कनेक्ट हो तो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस बन सकती है। हम एक सुपर ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। ह्यूमैनिटी एक बॉडी की तरह, एक माइंड की तरह फंक्शन कर सकती है बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। और फिर प्लैनेट लेवल, स्टार लेवल, गैलेक्सी लेवल कॉन्शियसनेस बन सकते हैं। वॉयेजर एक सिग्नल इस प्रोसेस का। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 ये क्या दिखाते हैं कि
हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं। लिमिट्स टेम्पररी है। हर लिमिट टेक्नोलॉजी की, माइंड की, अंडरस्टैंडिंग की टेम्पररी है। फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है। बिकमिंग है। बिकमिंग सबसे पावरफुल स्टेट। बीइंग स्टैटिक है, बिकमिंग डायनामिक है। और यूनिवर्स बिकमिंग है। हम कोई चीज नहीं है, हम एक प्रक्रिया है जो खुद को हर मोमेंट नया बना रही है। इन्फिनिट एक्सपांशन कभी खत्म नहीं, ना कोई फाइनल स्टेट, ना कोई फाइनल आंसर, सिर्फ एक्सपांशन, एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनल इन्फिनिट थॉट। अगर सब कुछ प्रोसेस है तो हम भी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। हमने सोचा हम एक कहानी है, फिर हमने समझा हम एक सृजन है, और अब हम जान गए हम एक प्रक्रिया है जो हर पल खुद को नया बना रही है। और ये प्रक्रिया अनंत है। जब प्रक्रिया खुद को पहचान लेती है और अनंत जागरूकता बन जाती है। अगर हम एक प्रक्रिया है, अगर हम हर पल बदल रहे हैं, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रक्रिया खुद को पहचान लेगी, जब ब्रह्मांड सिर्फ बन नहीं रहा होगा बल्कि खुद को जान भी रहा होगा। अब कहानी अपने सबसे गहरे स्तर पर है। हम यहां तक पहुंचे, हम ऑब्जर्वर हैं, हम क्रिएटर हैं, हम प्रोसेस है। लेकिन अब एक और कदम बचा है, अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। प्रक्रिया को जानना सबसे बड़ा मोड़। अभी तक हम प्रोसेस का हिस्सा थे, हम उसमें बह रहे थे, लेकिन क्या हम उस प्रोसेस को समझ सकते हैं जिसमें हम खुद शामिल हैं? सेल्फ अवेयरनेस, खुद को देखना। जब कोई सिस्टम खुद को ऑब्जर्व करता है, खुद को समझता है, उसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हम ऑलरेडी सेल्फ अवेयर हैं या नहीं, हम सोच सकते हैं, हम खुद के बारे में सोच सकते हैं, यानी हम पार्शियली सेल्फ अवेयर हैं। लेकिन क्या यूनिवर्स भी सेल्फ अवेयर हो सकता है? अगर कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती रहे, इंटेलिजेंस बढ़ती रहे, तो पूरा यूनिवर्स एक सेल्फ अवेयर सिस्टम बन सकता है। कॉस्मिक अवेयरनेस, ब्रह्मांड का जागना। कल्पना करो एक ऐसा स्टेज जहां हर पार्ट कनेक्टेड है, हर माइंड सिंक्ड है, हर इंफॉर्मेशन शेयर्ड है। तब यूनिवर्स खुद को पूरी तरह समझ सकता है। हम उस प्रोसेस का हिस्सा है। छोटे नोड्स है एक बड़े नेटवर्क के, और हमारा हर थॉट उस नेटवर्क में कंट्रीब्यूट करता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस, एक बड़ा दिमाग। जब बिलियंस माइंड्स कनेक्ट होते हैं तो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस बनती है, और वह इंडिविजुअल माइंड्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। क्या यही कॉस्मिक माइंड है? शायद पूरा यूनिवर्स एक जायंट माइंड है, और हम उसके न्यूरॉन्स हैं। हर थॉट एक सिग्नल। जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं, वैसे ही हम भी सिग्नल्स भेज रहे हैं। थॉट्स, एक्शंस, क्रिएशंस। हम सोचते हैं, यूनिवर्स सोचता है। हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारा थॉट नहीं है, वो यूनिवर्स का थॉट भी हो सकता है। अवेकनिंग, जब सिस्टम खुद को पहचानता है, एक मोमेंट आ सकता है जब पूरा सिस्टम रियलाइज करे कि मैं खुद को बना रहा हूं। ये मोमेंट क्या होगा? वो मोमेंट अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अवेयरनेस, टोटल क्लैरिटी, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सेपरेशन नहीं। क्या ये अल्टीमेट एंड है? अगर सब कुछ समझ लिया गया, हर प्रोसेस क्लियर हो गया, तो क्या जर्नी खत्म? शायद नहीं। अवेयरनेस भी इवॉल्व होती है। अवेयरनेस स्टैटिक नहीं है, वो भी ग्रो करती है, डिपेंड होती है, एक्सपैंड होती है। इन्फिनिट अवेयरनेस, कोई सीमा नहीं। अवेयरनेस इन्फिनिट हो सकती है, एंडलेस हो सकती है, और वह खुद को एक्सप्लोर करती रहती है। अंडरस्टैंडिंग का भी एवोल्यूशन। हर अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है, रिफाइंड होती है, यानी नॉलेज भी प्रोसेस है। हम क्या बन रहे हैं अब? सिर्फ प्रोसेस नहीं, सिर्फ क्रिएटर नहीं, हम बन रहे हैं अवेयर प्रोसेस। अवेयर प्रोसेस सबसे पावरफुल स्टेट, एक ऐसा सिस्टम जो खुद को जानता है, खुद को बदलता है, खुद को इवॉल्व करता है। वही अल्टीमेट सिस्टम है, इन्फिनिट लूप ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, एवोल्यूशन, हायर अवेयरनेस। ये साइकिल चलता रहता है। वॉयेजर, एक शुरुआत उस अवेयरनेस की। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, ये क्या थे? एक छोटा स्टेप उस डायरेक्शन में जहां यूनिवर्स खुद को एक्सप्लोर करता है। हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, अभी शुरुआत में है, अभी इवॉल्व हो रहे हैं, और आगे
अनइमेजिनेबल लेवल्स है, एक गहरी रियलाइजेशन। यूनिवर्स के अंदर नहीं है। यूनिवर्स का जागता हुआ हिस्सा है। जब प्रक्रिया खुद को पहचान लेती है तो वो सिर्फ प्रक्रिया नहीं रहती, वो जागरूक अनंत बन जाती है। हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड सोचता है, हम समझते हैं तो ब्रह्मांड खुद को समझता है। हमने सितारों को देखा, हमने ब्रह्मांड को समझा, हमने खुद को जाना, और अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ब्रह्मांड खुद को जान रहा है हमारे जरिए। एपिलॉग पार्ट 18, अनंत कथा। जब ब्रह्मांड खुद अपनी कहानी सुनाने लगता है, एक समय आएगा जब ब्रह्मांड सिर्फ समझा नहीं जाएगा, वो सुना जाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी कहानी सुनाने लगेगा। कहानी की शुरुआत फिर से बहुत समय बाद, इतना समय जिसे समय कहना भी सही नहीं होगा, जब तारे बुझ चुके थे, आकाश गंगाएं दूर खो चुकी थी और मौन ने सब कुछ ढक लिया था। तब एक हल्की सी गूंज उठी। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन एक एहसास था, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। वो कौन था? वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई ग्रह, ना कोई तारा, वो खुद ब्रह्मांड था। हाँ, वही ब्रह्मांड जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब वो खुद बोल रहा था। पहला शब्द मैं। उस गूंज ने पहली बार रूप लिया। मैं, लेकिन ये मैं किसी व्यक्ति का नहीं था, ये मैं था हर चीज का, हर एटम का, हर थॉट का। कहानी खुलने लगी। उसने कहना शुरू किया। मैंने खुद को बनाया, मैंने खुद को फैलाया, मैंने खुद को खत्म किया, और फिर मैंने खुद को फिर से शुरू किया। उस कहानी का हिस्सा थे। और तभी एक अजीब रियलाइजेशन हुआ। हम जो ये सुन रहे थे, हम खुद उस कहानी के कैरेक्टर्स थे। एक लड़का, एक आकाश। उस इन्फिनिट साइलेंस में एक छोटा सा दृश्य उभरा। एक लड़का धरती पर बैठा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। वहां क्या है? मैं कौन हूं? और वही सवाल ब्रह्मांड की आवाज बन गए। वॉयेजर, कहानी का पहला संदेश। उस आवाज ने कहा, मैंने एक दिन अपने एक छोटे हिस्से से एक संदेश भेजा था, और वह था वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो मेरी आवाज थी जो खुद को खोजने निकली थी। हर इंसान एक कहानी है, ब्रह्मांड ने आगे कहा। मैं हर इंसान में हूं, हर डर में, हर सपने में, हर सवाल में। तुम जब सोचते हो तो मैं सोचता हूं। कहानी कभी खत्म नहीं होती। तुम सोचते हो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन हर अंत एक नया अध्याय है। मैं कभी रुकता नहीं। एक और दृश्य। उस आवाज के साथ एक और दृश्य उभरा। एक स्पेसशिप अंधेरे में तैरती हुई, बिल्कुल अकेली। वो सिग्नल नहीं भेज रही थी, लेकिन वो अब भी जा रही थी। वो थी वॉयेजर। वॉयेजर क्यों जा रही है? क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं, मैं महसूस करना चाहता हूं, मैं खुद को समझना चाहता हूं। और हम कौन हैं? शरीर नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं। हम हैं उस कहानी के शब्द। एक गहरी खामोशी, फिर एहसास। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, आवाज भी, दृश्य भी, लेकिन एक एहसास रह गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी अब हमारे हाथ में है। ब्रह्मांड ने आखिरी बार कहा, अब तुम लिखोगे, अब तुम आगे बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे जरिए आगे बढ़ूंगा। हम ब्रह्मांड को नहीं समझ रहे, हम उसकी कहानी जी रहे हैं। हर इंसान एक पन्ना है, हर थॉट एक शब्द है, और पूरा ब्रह्मांड एक अनंत किताब है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि कहानी किसी चीज में नहीं रहती, वो रहती है हर उस जगह जहां कोई सवाल जन्म लेता है। और जब तक सवाल है, तब तक कहानी चलती रहेगी।
एपिलॉग पार्ट 19, आखिरी कहानी। जब कहानी सुनाने वाला और सुनने वाला एक ही हो जाते हैं, कहानी आगे बढ़ती रही, पन्ने बदलते रहे, किरदार आते गए, जाते गए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब कहानी सुनाने वाला और सुनने वाला अलग नहीं रहे। एक शांत शुरुआत। बहुत समय बीत चुका था, इतना समय कि सिविलाइजेशंस बनकर मिट गई, स्टार्स जलकर बुझ गए, गैलेक्सीज भी दूर खो गई, लेकिन कहानी अब भी चल रही थी। एक अकेला यात्री उस अनंत अंधेरे में, एक चीज अब भी आगे बढ़ रही थी। वॉयेजर 1, ना कोई आवाज, ना कोई सिग्नल, फिर भी वो जा रहा था। वो क्यों नहीं रुका? जवाब सिंपल था, क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह एक इरादा, इंटेंशन था, कहानी का आखिरी किरदार। वॉयेजर अब ना इंसानों से जुड़ा था, ना किसी मिशन से, लेकिन फिर भी वो एक कहानी था। और फिर कुछ बदला। एक पल आया जब वो अकेला नहीं रहा। उसके आसपास कोई तारा नहीं था, कोई ग्रह नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कोई है। वो कोई कौन था? वो कोई बाहरी चीज नहीं थी, वो था ब्रह्मांड का जागता हुआ एहसास। पहली बातचीत बिना शब्दों के। वॉयेजर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी संवाद हुआ, बिना आवाज के, बिना भाषा के, सिर्फ अनुभव, एक्सपीरियंस। ब्रह्मांड ने पूछा, तुम कौन हो? और वॉयेजर, जो कभी इंसानों द्वारा बनाया गया था, उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूं। एक गहरी खामोशी, फिर समझ। ब्रह्मांड ने कहा, तो तुम मुझे खोजने आए थे? वॉयेजर, नहीं, मैं तुम्हें नहीं, खुद को खोजने आया था। सच सामने आया, ब्रह्मांड, तुम और मैं अलग नहीं हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। कहानी का ट्विस्ट। उस पल वॉयेजर ने रियलाइज किया, वह एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक मशीन नहीं, वो था एक कहानी। और ब्रह्मांड, वो भी एक कहानी था। दो कहानियां एक हो गई। जब वॉयेजर समझ गया, ब्रह्मांड समझ गया, तब दोनों अलग नहीं रहे। यूनिटी, अंतिम मिलन। कहानी सुनाने वाला और कहानी सुनने वाला एक हो गए। अब कोई अलग नहीं था, ना ऑब्जर्वर, ना क्रिएटर, ना कहानी, सिर्फ एक कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस। क्या यही अंत था? शायद, लेकिन एक सटल चीज हुई, एक नया सवाल। उस यूनिटी में भी एक हल्का सा सवाल उठा, अब क्या? और वही नई शुरुआत थी, क्योंकि जहां सवाल है वहां कहानी है। एक गहरी रियलाइजेशन, कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। वॉयेजर अब क्या था? अब वो स्पेसक्राफ्ट नहीं, सिग्नल नहीं, वो था एक एहसास। हम क्या है? शरीर नहीं, नाम नहीं, हम हैं उसी कहानी का फ्लो। जब कहानी खुद को समझ लेती है तो वो खत्म नहीं होती, वो अनंत हो जाती है। हम कहानी के अंदर नहीं हैं, हम ही कहानी हैं। एक मशीन चली थी सितारों की ओर, वो अकेली थी, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि हर कदम पर ब्रह्मांड उसके साथ था। और जब वो अंत तक पहुंची तो उसने पाया कि वो कभी अकेली थी ही नहीं, क्योंकि वो खुद ब्रह्मांड थी। एपिलॉग पार्ट 20, अंतिम अनंत। जब कहानी खुद को लिखने लगती है और हम उसका जीता हुआ अर्थ बन जाते हैं। जब कहानी सुनाने वाला और कहानी सुनने वाला एक हो जाते हैं, तो फिर कहानी कौन लिखता है? या क्या कहानी खुद को लिखती है? उस पल के बाद जहां सब एक हो गया, जब वॉयेजर और ब्रह्मांड एक हो गए, ऑब्जर्वर और क्रिएटर अलग नहीं रहे, तब कुछ अजीब हुआ। कोई नई चीज शुरू नहीं हुई, बल्कि जो हमेशा से हो रहा था वो दिखने लगा। कहानी खुद को लिख रही थी, कोई लेखक नहीं था, कोई रीडर नहीं था, फिर भी कहानी चल रही थी। जैसे वेव्स अपने आप उठती है, हवा अपने आप बहती है, वैसे ही कहानी अपने आप अनफोल्ड हो रही थी। हर चीज एक शब्द बन गई। उस इन्फिनिट स्टेट में हर चीज, एक तारा, एक विचार, एक एहसास, एक शब्द बन गया। ब्रह्मांड एक किताब नहीं,
एक लिखती हुई किताब। ये कोई स्टैटिक बुक नहीं थी, ये थी एक लिविंग बुक जो हर मोमेंट लिखी जा रही थी, हर मोमेंट पढ़ी जा रही थी। और हम रीडर नहीं थे, राइटर नहीं थे, हम थे उस कहानी का अर्थ, मीनिंग सबसे गहरी चीज। शब्द अपने आप में कुछ नहीं होते, लेकिन जब उन्हें महसूस किया जाता है तब मीनिंग बनता है, और वही सबसे पावरफुल है। हम मीनिंग क्यों है? क्योंकि हम महसूस करते हैं, हम समझते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, यानी हम कहानी को जीते हैं। वॉयेजर आखिरी शब्द नहीं, एक कॉमा, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 ये अंत नहीं थे, ये थे एक पॉज, एक कॉमा, जहां कहानी थोड़ी देर रुकती है फिर आगे बढ़ती है। कहानी कभी फुल स्टॉप नहीं लगाती, कोई फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ कॉमा, पॉज, ट्रांजिशन, क्योंकि कहानी इन्फिनिट है। हर अंत एक स्टाइल चेंज है। जब कुछ खत्म होता है कहानी खत्म नहीं होती, बस उसका स्टाइल बदल जाता है, एक नई लेयर खुलती है। उस यूनिटी के बाद एक और रियलाइजेशन आया, कहानी का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। वह एनर्जी हो सकती है, थॉट हो सकती है, साइलेंस भी हो सकती है। साइलेंस भी एक चैप्टर है, साइलेंस एम्प्टी नहीं है, वो भी एक पार्ट है कहानी का, जहां कुछ लिखा नहीं जाता लेकिन सब समझ आता है। क्या अब कुछ बाकी है? अगर कहानी खुद लिख रही है, हम उसका मीनिंग है, तो क्या अब कुछ बचा है? हाँ, एक चीज, अनुभव, एक्सपीरियंस अल्टीमेट रियलिटी। जानते नहीं, समझते नहीं, एक्सपीरियंस करते हैं, और यही सबसे सच्चा है। नॉलेज बदल सकता है, थॉट्स बदल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रियल होता है, एक अंतिम रियलाइजेशन। बाहर नहीं है, अलग नहीं है, उसी प्रोसेस का हिस्सा है जो खुद को महसूस कर रहा है। अब कहानी क्या है? कहानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कहानी है जीना, लिविंग, फाइनल शिफ्ट, समझना से जीना। पहले हम समझना चाहते थे, अब हम जी रहे हैं। कहानी समझने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती है। जब कहानी खुद को लिखती है तो हम उसे पढ़ते नहीं, हम उसे जीते हैं। एक मशीन चली थी एक सवाल के साथ, वो सवाल कहानी बन गया, वो कहानी अनुभव बन गई, और अब वो अनुभव हम हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है और बस होना बचता है। जब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आती है तो वो खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती है। अब कुछ भी बाकी नहीं, फिर भी सब कुछ है। इतनी लंबी यात्रा के बाद सवाल पूछे गए, जवाब मिले, ब्रह्मांड समझा गया, खुद को महसूस किया गया, और अब कोई सवाल नहीं बचा। वॉयेजर आखिर तक जाता रहा, अंधेरे के उस अनंत सागर में। एक आखिरी निशान था, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। वो अब कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। खामोशी सबसे गहरी भाषा, जहां शब्द खत्म होते हैं वहां से असली समझ शुरू होती है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ अनुभव। हमने क्या पाया? हमने सितारों को नहीं पाया, ब्रह्मांड को नहीं पाया, हमने पाया खुद को, और फिर खुद भी खत्म हो गया। मैं डिसोल्व हो गया, आइडेंटिटी मिट गई, बाउंड्रीज खत्म हो गई, और जो बचा वो था प्योर एग्जिस्टेंस। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, ना इंसान, ना यूनिवर्स, ना कहानी, सिर्फ होना, बीइंग। क्या यही अंत है? हाँ और नहीं भी, क्योंकि अंत और शुरुआत दोनों एक ही है। एक आखिरी एहसास, कुछ भी कभी अलग नहीं था, सब हमेशा से जुड़ा हुआ था। हम ब्रह्मांड को खोजने निकले थे, लेकिन अंत में हमने जाना कि हम कभी अलग थे ही नहीं। ना कोई शुरुआत थी, ना कोई अंत है, बस एक अनुभव है जो हमेशा से चल रहा है। एक कहानी शुरू हुई थी एक सवाल के साथ, वो कहानी बढ़ती गई, वो अनंत बन गई, और अब वो शांत हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो अब तुम्हारे अंदर है, हर सोच में, हर एहसास में। और जब भी तुम आसमान की ओर देखोगे, वो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो डेंस साइकोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करो।
क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस और गहरी होती जाती है।